तो दोस्तों बताएंगे पिछले लेक्चर में क्या गुल खिलाए थे? गुल खिले गुलशन गुलशन, क्या गुल खिलाए थे? परकुजिट के गुल खिलाए थे। क्वेश्चन दिया था बहुत जोरदार, एक ही हुआ, जिसका आंसर होगा वही हुआ होगा बस। शर्म नहीं आ रही होगी कहते हुए, इतना पढ़ाने के बाद भी, है ना? पीछे वाली दोनों मैं छुट्टी क्यों मारते तुम दोनों इतना? दोनों एक साथ बंक पे हैं, दो बहनें, क्या कहने, दोनों साथ साथ बंक पे जाते हो, कोई साथी तो होना चाहिए। वो बंक बराबर ही है। आओ, कौन सा क्वेश्चन दिया था? 50 दिया था ना, 3 क्वेश्चन दिए थे मोटे मोटे, है ना? अच्छा ये वाला हुआ कि नहीं हुआ? 50वां नहीं हुआ? पता नहीं ऑनलाइन वाले बच्चों क्या क्या हिसाब किताब रहा होगा। तो चलो भाई 50वां साइड में करता हूं, है ना मैं। तो मुझे बताओगे तुम सभी नालायक बालक, मुझे बताएंगे 50वें का आंसर क्या है तुम्हारा? मैं यार 50वें क्या आंसर आया बताओ? तो भाई मेरे पीछे दोनों येलो येलो डटी फेलो, जल्दी बताओ दोनों। ये बहाना बहुत बढ़िया भाई, क्या आंसर आया? ओ ड्रग्स सूंघ के सोने वाली लड़की, क्या आंसर आया तेरा? इसलिए तो सोती है ना, रोज सूंघाती है तो उसको ड्रग्स। ये ले बहन, मनाली का माल, ओल्ड मनाली का ये कश्मीर का ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछूं, ऑनलाइन वालों क्या आंसर आया? शर्मा जी, शेफाली जी, क्या आंसर आया? या थोड़ा आंसर आएगा ऊपर नीचे भटकेंगे तो समझ में आएगी बात। यहाँ ट्राई तो किया है पर आंसर में ये दिक्कत रही होगी, है ना? तो भाई बेसिक सैलरी कितनी है? बेसिक सैलरी 444 सारा दे दी है? मैच कर रहा है इधर वाले बच्चों से, इसका मतलब सही निकाल दिया तुमने। चलो चेक कर लेते हैं, मुझे बताओ साथ साथ बताना, बेसिक कितनी है? 444, ठीक है। 4,44,000 दिख रहा है ना? ज़्यादा जूम करने की जरूरत नहीं, दिख रहा है, क्लियर है, ठीक है। फिर वो कह रहा है भाई डीए है 32,000 रुपये पर महीना, तो डीए कितना लिख दूं? 100% आता है यहाँ पे 3,84,000। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम रेंट फ्री अकोमोडेशन एट अ प्लेस वेयर पॉपुलेशन इज 13 लाख की पॉपुलेशन है। तो बाबू अगर 13 लाख की पॉपुलेशन होती है तो कहां लपेटे में आते हो? लेस देन 15 लाख हो गई कि नहीं हो गए? ठीक है, मुझे समझ में ना कुछ है ना। किसी क्लास में आएंगे तो देखिए कैसे होगी, फिर क्या होगा बताओ? 13 लाख में यहां पहुंचेंगे 7.5% ऑफ, ठीक है। एक्सीडिंग सिटीज पॉपुलेशन एक्सीडिंग 15, हाँ, और अगर 15 से नीचे है तो 5% ऑफ सैलरी, ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखी है सर? पॉपुलेशन दे रखी है। ये बंदा ऐसी जगह पे रह रहा है जहां पे पॉपुलेशन 15 लाख से नीचे, और अगर 15 लाख से नीचे पॉपुलेशन होती है तो 5% ऑफ सैलरी डायरेक्ट टैक्सेबल होता है। 5% ऑफ सैलरी। घर के साथ गृहस्थी है, गृहस्थी है, घरवाली हो ना हो पर गृहस्थी है ना।
इसके बाद वो कह रहा है कि भैया एम्प्लॉयर इतना खतरनाक था, उसे मना कर दिया, तो घर खाली कर दे। मर्जी है भाई, कंपनी घर है, खाली करवा लिया। और कंपनी अगर खाली करवाने के बाद मेहरबानी उसके ऊपर ये कर दी, उससे बोल दिया अब तुझे आज से मिलेंगे एचआरए। क्या मिलेगा बाबू? अब तुझे मिलेगा एचआरए। इसका मतलब मुझे बताओ आरएफए कितने महीने हैं? तुम बोलोगे सर रेंट फ्री अकोमोडेशन 11 महीने, एचआरए कितना है? 1 महीना। ऊपर वाले ने 1 साल में 12 महीने दिए। इसका मतलब 1 महीने की कैलकुलेशन करनी है किसकी? और 11 महीने की कैलकुलेशन किसकी करनी है? आरएफए की, है ना? तो ज्यादा कुछ लोचा है ही नहीं। बेसिक है, डीए है, कमीशन है नहीं, बोनस है नहीं, प्रोविडेंट फंड है नहीं। सीधा कौन सा चैप्टर खुलेगा? अब अलाउंसेस के चैप्टर में एक ही अलाउंस दे रखा है क्वेश्चन में, क्या? एचआरए। बताओ एचआरए प्राप्त कितना किया? 1 महीने का ना? हाँ। अब मान लो किसी की खोपड़ी में बात नहीं जा रही, घुटने में बात नहीं जा रही, एग्जामिशन 0 क्यों कह रहे हो सर? तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं ना मैं तो करके करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा एग्जामिशन में? एक्चुअल एचआरए 7 महीने। अच्छा, अगर ये एचआरए 1 महीने है तो सारा डेटा कितने महीने का कलेक्ट करना है? तो बताओ क्वेश्चन में रेंट पेड कितना 1 महीने का? माइनस में 10% ऑफ सैलरी निकाल भी लूं, कुछ भी मैं निकाल लूं, XYZ कुछ भी सैलरी आ जाए, क्योंकि सैलरी का मसाले क्या होते हैं एचआरए में? बेसिक प्लस डीए कमीशन प्लस कमीशन परसेंटेज। तो कोई तो वैल्यू आएगी। बेसिक 1 महीने की कितनी? 37,000। 1 महीने का डीए कितना? 32,000। बुढ़ापे की परसेंटेज दी नहीं है तो 0 मान लेते हैं, दी नहीं है तो 0 मानूंगा या 100 मानूंगा? तो 0 मान लेते हैं। तो मान लो 10% ऑफ सैलरी क्या आ रहा तुम्हारा? 37,000। अब ये बताओ 0 निल में से अगर मैं 3700 रुपए माइनस कर दूं, वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव के 3700। तो 23 उल्टा ले थोड़ी लोगे। तो सैलरी कह रही है, सैलरी हेड में भाई होश में रहियो, मैं कभी भी क्या नहीं करूंगी, दूंगी नहीं कुछ भी वापस। तो सैलरी हेड में एक बात ध्यान रखेंगे, अगर बाई चांस कभी भी गलती से कोई भी अमाउंट नेगेटिव आ जाए, जैसे एनटीआई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती तुम्हारी, याद आई बात? कि तुम्हारी जीटीआई तो है 2 लाख और तुम्हारी डिडक्शन आ गई 80C से लेकर 80U तक की 220, याद आया वाला क्वेश्चन? तो एनटीआई कभी नेगेटिव नहीं आएगी। ऐसी सैलरी कभी भी क्या नहीं होगी? सैलरी में एनी अमाउंट नेगेटिव इजिकल टू, तो नेगेटिव इजिकल टू क्या मानोगे? 0। और फिर तीसरा आ जाएगा 40 या 50% ऑफ सैलरी, वो भी कोई भी वैल्यू आ गई, तो इसमें से सबसे कम क्या है? तो इसलिए एचआरए की एग्जम्पशन क्या होगी? आउटर कॉलम में क्या आएगा? समझ गए? नील क्यों आया? क्योंकि जब मैं सैलरी का फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 4 लगाऊंगा, ठीक है, तो उसमें जो फॉर्मूला नंबर 2 है रेंट पेड माइनस सैलरी 10% ऑफ सैलरी, वो क्या आ रहा है? वो क्या आ रहा है? नील। इसलिए विच एवर लेस क्या होगा? नील। दूसरी बात, मुझे ये कैसे पता लगा इसमें कि रेंट पेड नहीं दे रखा? क्वेश्चन में साफ लिखा होगा रेंट पेड नहीं है। एक बात तो देखो, अगर एम्प्लॉय अपने घर में शिफ्ट हो गया तो रेंट किसी देगा? किसी को भी। लेकिन पता है प्रैक्टिकली एक चीटिंग चलती है, चीटिंग मैंने तुम्हें बताई भी। वो टैक्स प्लानिंग क्या चलती है? नहीं, मैं अपने घर में रहता हूं और मुझे मेरी कंपनी एचआरए देती है। अब मेरी कंपनी एचआरए दे रही है तो तुम्हारा या मेरा रेंट पेड हमेशा क्या होगा? नील। अब रेंट पेड नील होगा तो 10% ऑफ सैलरी करके नेगेटिव अमाउंट नील आएगा। अब मुझे एग्जामिशन लेने के लिए इस अमाउंट को बढ़ाना, तो बताओ क्या जुगाड़ लगाऊं जो ये अमाउंट बढ़ जाए? तो रेंट पेड दिखाने के लिए कोई होना तो चाहिए। मैं कह रहा हूं फेक मत बनाओ, फेक रेंट एग्रीमेंट मत बनाओ। क्यों कर रहे हो लोचेबाजी में? तो क्यों पंगे ले रहे हो तुम? बीवी की मम्मी भी तो है ना? सीधा बीवी के नाम पे करेगा, है ना? अच्छा ये मुझे जरा टिप है ना। अब सुनो भाई, सुनो, बिल्कुल सही बात। इसके लिए सिर्फ एक चीज करनी पड़ेगी, पापा को समझाना पड़ेगा कि पापा घर मेरे नाम पे, पागल हो रहा है, मेरे नाम पे कर दो, घर मम्मी के नाम पे कर दो। अगर मम्मी अर्निंग नहीं करती, मतलब मम्मी जॉब नहीं करती तो कहीं, है ना? क्योंकि पापा करते तो उनको रेंट दोगे तो क्या हो जाएगा? अब फॉर एग्जाम्पल भाई, फॉर एग्जाम्पल माता जी तुम्हारी काम नहीं कर रही, मतलब कि यानी कि जॉब नहीं करती, मम्मी के नाम पे क्या करवा दो? घर करवा दिया।
फिर आपको पता है नए स्लैब में कितनी माफी है। अब अपना किराया कर दो 25,000 रुपये महीना, कितना आ गया 12 महीने का? 3 लाख आ गया। अब तुम ये कहो कि मैं जिस घर में रहता हूं मेरी मम्मी इतनी खतरनाक है कि मुझसे 25,000 रुपये महीने किराया लेती हैं, तो मम्मी की इनकम कितनी हुई? 3 लाख। टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? अरे 3 लाख छोड़ो, मम्मी को अगर तुम और भी दे दोगे तो भी 87A का मजा मिल जाएगा रिबेट का, है कि नहीं बात? तो किराया बढ़ा के मम्मी को दो। जैसे तुमने मम्मी को 25,000 रुपये महीना देना शुरू किया, रेंट पेड बन गया नहीं बन गया? बन गया नहीं बन गया? और मम्मी को दे रहे हो तो मम्मी के पास दूसरा तुम्हें अगले टैक्स प्लानिंग सिखाता हूं। मम्मी को तुमने कितने दे दिए? मान लो 3 लाख रुपए। अब तुम निकले निकम्मे बालक, तुमने मम्मी से बोला मम्मी पैसे लौटाओ मेरे। अब मम्मी सदा है ना, माता तो भैया सदा तुम्हारे फेवर है, ले 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 पैसे ले ले तू। अब तुम जब मम्मी से पैसे लोगे चेक में, कैश मत लेना, क्या लेना? चेक लेना, तो तुम्हारे खाते में आएंगे, तो वो क्या माना जाएगा? नहीं मुन्नी, गिफ्ट। और हमने सेक्शन 5 में पढ़ा है नहीं पढ़ा? गिफ्ट फ्रॉम द रिलेटिव इज एग्जेम्प्ट। तो जो पैसा तुमने मम्मी को दिया उसमें तुमने रेंट पेड जनरेट कर लिया, जिसकी वजह से एग्जम्पशन जिंदा हो गई, और उसी पैसे को मम्मी से अपने खाते में ले लिया और क्या दिखा दिया? गिफ्ट फ्रॉम मम्मी। बताओ टैक्स चोरी है कि नहीं है? नहीं है बोल लिया। तो चोरी क्यों है? टैक्स प्लानिंग है। अब हम ताई को ये खुला बोल सकते हैं कि या तो लॉ में लिख दो कि रेंट अपने घर वालों को नहीं देना, ये लिख नहीं सकते आप। क्यों नहीं देना भाई? मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी है, मेरे चाचा मामा ताऊ जो भी हैं, उनके घर में मैं रहता हूं, मुझसे किराया लेते हैं वो, तो क्या दिक्कत है? वो किराया ले रहे हैं तो ले रहे, तो ले रहे, मना कर दूं क्या? तो ऐसा ताई लिख नहीं सकती। ताई कैसे लिख देगी कि एक बंदा ऐसे घर का किराया नहीं दे सकता जो उसके घर वालों का, है ना? भाई मैं अपने मामा के रह रहा हूं, मामा मेरे रिलेटिव हो गए, चाचा के रह रहा हूं, ताऊ के रह रहा हूं, मेरे रिलेटिव हो गए। अब वो इतने खतरनाक है, मामा चाचा लोग कह रहे किराया दे, तू जहां पे रह रहा है ना, अगर वो घर में तेरे को ना देके किसी किराएदार को देता तो भाई मेरी इनकम होती नहीं होती? तो घर वाले भी कह रहे बिल्कुल सही बात है, अरे मामा है तो उनकी इनकम थोड़ी मार लेगा। तो मामा से पूछ मामा कितना किराया चल रहा है? तो मामा कह रहे हैं भाई देख वैसे जनरली किराया मेरे घर के आसपास का 20,000 है, पर चल कोई बात नहीं, भांजे वाली बात है तो तू 10 ही दे दियो, तो कुछ तो देना भैया, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी तुम्हें क्यों रहने दे फ्री में? तो अब क्या ताई ये लिख देगी क्योंकि वो रिलेटिव है इसलिए तुम उन पे रेंट मकान पे ले सकते हैं ना? तो बस इसलिए ताई अमेंड नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने मम्मी पापा को क्या दूंगा? किराया दूंगा, और जो वो मुझे पैसा लौटाएंगे वो क्या हो गया? तो गिफ्ट फ्रॉम मदर इज एग्जेम्प्ट। बोलो आगे नहीं आगे? मुझे बिल्कुल पीछे वाली कॉपी में नोट कर लूंगा सर। तो ये भैया, तो इसको और उसमें फायदा फर्क भी क्या हुआ? समझ गए भाई? तो इस क्वेश्चन से मैंने तुम्हें एक टैक्स प्लानिंग बता दी कि अगर किसी भी केस में तुम्हारा HRA एग्जेम्प्ट निकल के आता है तो बस एक छोटी सी प्लानिंग करनी है, पापा का मन पक्का करके मम्मी के नाम पे क्या करवा लेना है? घर करवा लेना, और उनको किराया देना, कोई दिक्कत वाले, और उनसे रेंट एग्रीमेंट बनो। फिर किसी टेंशन की जरूरत नहीं, कोई शक ही नहीं करेगा भाई ये नकली रेंट एग्रीमेंट है, भैया मेरी मम्मी ने कहा 25,000 किराया तो है बस, समझ गई बात? लेकिन इस क्वेश्चन में निल आ गया क्योंकि रेंट पेड इस क्वेश्चन में नहीं। टैक्स प्लानिंग तुमने सीख ली, HRA से हम कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। और कोई अलाउंसेस है? अरे बोलो निलाय को, और कोई अलाउंसेस है? नहीं है, ठीक है ना? अब अच्छा, अगर मैं इसमें लिख देता कि इसमें एक अलाउंस ऐड कर देता हूं, मेडिकल अलाउंस, मान लो 500 रुपए, तो ये 11 महीने होगा, 12 महीने होगा, 1 महीने होगा? ये तो 12 महीने। इसे HRA के साथ थोड़ी लिंक कर दोगे, समझ में आई बात? तो HRA 1 महीने मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी अलाउंस भी 1 महीने मिलेंगे, ये सारे इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो मैंने क्या लिख दिया दूसरा अलाउंस बाबू? मेडिकल अलाउंस। कितने? 500 इंटू 12 कितने हो गए? समझ गए? तो इसमें मेडिकल अलाउंस क्वेश्चन में ऐड कर लेंगे। अगला पड़ाव क्या आएगा? पर्क। अब मुझे बताओ परक्विजिट्स में सिर्फ एक ही पर्क है इसमें, कौन सा? रेंट फ्री अकोमोडेशन।
रेंट फ्री अकोमोडेशन बाबू हमेशा कहाँ निकालना पड़ता है हमें? वर्किंग नोट में। अब अगर मैं वर्किंग नोट नंबर 1 बनाऊंगा और उसकी हेडिंग डालूंगा रेंट फ्री अकोमोडेशन टैक्सेबल, तो मुझे पहले अपने डायग्राम में जाना पड़ेगा। डायग्राम के राइट हैंड साइड पे कंपनी ने किराए पे लेके दिया है, लेफ्ट हैंड साइड पे पॉपुलेशन बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में कंपनी ने किराए पे लेके दिया है, पॉपुलेशन बेस्ड है। ये कैसे पता लगता है? ना लिखा हो तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि क्वेश्चन में दे रखा है रेंट पेड बाय कंपनी। अगर रेंट पेड बाय कंपनी क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो पॉपुलेशन। क्वेश्चन में अगर पॉपुलेशन साइलेंट होती है तो क्या मानते हैं? 40 से ज्यादा। लेकिन अगर दे रखी है तो उसके साथ सॉल्व करें, क्योंकि यहां पर 15 से नीचे है तो क्या करना पड़ेगा? तो मैं नोट डालूंगा एज पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज लेस देन 15 लाख, देयरफॉर टैक्सेबल RFA इज इक्वल टू 5% ऑफ सैलरी। तो 5% ऑफ सैलरी, सैलरी के मसाले क्या होते हैं यहां पर? 5% ऑफ बेसिक प्लस DA परसेंटेज वाला, कमीशन एनी प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस। इसका मतलब अगर अलाउंस गलत तो RFA गलत। तो भैया ओ बाबू लोग क्या हुआ फिर? ये 5% ऑफ बेसिक कितनी? क्यों 444 नहीं? बस होश में कर लेना बात, होश में। हाँ नहीं बाकी भी होशी में चल लेना। ओ ड्रग्स वाली, हाँ भाई इसलिए नंबर कटते हैं। रबड़ नहीं सूंघनी, इंजेक्शन लगाने अगली बार से। RFA तुमने बताया मुझे कितने महीने? तो सब कुछ 11 महीने भैया, सब कुछ 11 महीने। तो 11 महीने की बेसिक 4 लाख। 11 महीने क्यों? DA नहीं है? DA है कितना फिर भी 11 महीने का? नहीं भाई दिखाना तो पड़ेगा, फर्क पड़े ना पड़े दिखाना पड़ेगा भाई। कितना लिया? अरे अरे हाँ ले सकते हैं, सुन तो लो। 3 लाख। अब ब्रैकेट में सुनो ध्यान से, ब्रैकेट में परसेंटेज अगर नहीं दे रखी होती तो इट इज ओपन टू असेसी कि वो 0 लेता है या 100 लेता है। अच्छा अगर प्रैक्टिकल सोचो, ये RFA में अमाउंट डायरेक्ट क्या निकलेगा? 5% जो निकलेगा वो टैक्सेबल निकलेगा ना। तो अगर तुम यहाँ पे 100% ले लोगी तो 5% जो निकलेगा टैक्सेबल ज्यादा नहीं आएगा। तो क्या बेनिफिट है? HRA में 100 बेनिफिट होता है, क्योंकि HRA में जब हम निकालते हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी तो 10% ज्यादा आएगा, है ना। तो कई बार या 40% ऑफ सैलरी ज्यादा आएगा। इसलिए कई बार एग्जामिशन में तो फायदेमंद रहता है 100% और लेकिन पर्क में फायदेमंद रहता है 0। अब क्योंकि एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए एक ही पैटर्न फॉलो करो, क्या? 0। अगर तुम ICI क्वेश्चन देखोगे तो ICI ने कई जगह पर 0 की जगह क्या ले रखा होगा? 100। तो घबराना मत, है ना, क्योंकि ये ओपन एजम्पशन है कि आप 0 लोगे 100 लोगे। क्योंकि यहां पर मैं टैक्सेबल अमाउंट निकाल रहा हूं और टैक्सेबिलिटी में ज्यादा क्यों निकालूं, इसलिए मैं क्या लूंगा? इसलिए मैं 0 लेता हूं। 0 हो गया। कमीशन है इस क्वेश्चन में। अब टैक्सेबल अलाउंस बोलो, होश में बोलना, टैक्सेबल अलाउंस कितना आएगा? बोलो टैक्सेबल अलाउंस। तो 511 महीने का नहीं लेगा। अब ओ सस्ता में से ये क्या है? अगर सब कुछ 11 महीने है तो अलाउंस भी कितने महीने आएगा? तो कितने महीने आ गए? 500 इंटू 11। तो एक तो भाई ये गलती होती है, बच्चा बहते गंगा में हाथ धोता। टैक्सेबल का मतलब वो यही समझता है, टैक्सेबल का मतलब ये है, पर वो उसमें RFA तो मिले प्लस 7000 ऐड करूं नहीं करूं? क्यों नहीं करने? क्यों नहीं करने भाई?
भैया लोग खोपड़ी मत खुजाओ, ये बताओ क्यों नहीं करने। जब मैं अबे निकम्मो, जब मैं तुमसे कह रहा हूँ 11 महीने, तो ये 11 महीने है कौन से? अप्रैल से लेके फरवरी तक। और ये HRA 7,000 कौन सा है? मार्च। तो जिस 11 महीने में RFA मिल रहा है वो 11 महीने लेने हैं, समझ गए? तो ये लेवल का क्वेश्चन था, इसलिए खतरा बन रहा है भाई इस क्वेश्चन पे। समझिए क्या गलती होगी? ये हाई लेवल क्वेश्चन है बस। अब इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता RFA और HRA को मिक्स करके। क्यों? क्योंकि बच्चा ये रट लेता है। अभी तो बन सकता है HRA में कट तो दिया तो नहीं, और तीसरा डेटा और दे दे। अब ये 7,000 क्यों नहीं हटा रहा, मैं क्यों नहीं ले रहा? 7,000 क्यों नहीं ले रहा? 7,000 HRA इज नॉट ऑफ द मंथ ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर मैं ये रेंट फ्री अकोमोडेशन 11 महीने का निकाल रहा हूं तो ये वही 11 महीने होनी चाहिए इसमें RFA मिल रहा है। तो 7,000 मत ले लेना भाई, यही गलती होती है बच्चे की। पहली गलती बेसिक DA कमीशन सब 12 महीने का ले लेना, समझ गए? पहली गलती। दूसरी गलती, अगर बच्चा पहचान जाता है कि 11 महीने का लेना है तो फिर वो अलाउंस पूरे 12 महीने का ले लेता है। तीसरी गलती सबसे भयंकर, कि वो सोचता है HRA 7,000 तो लूंगा जरूर। अरे क्यों लेगा 7,000 रुपए जब ये उस 11 महीने में मिला ही नहीं? अब बताओ 5% ऑफ सैलरी कितनी हो गई? यानी कि 5% ऑफ 4,07,000, ये जीरो हो गया, बाकी नहीं 5500 हो गया। कितना हो गया? सॉल्व कर दो। 4,07,000 प्लस 5500 का 5%। अरे कैलकुलेटर है तो 600 कुछ नहीं, पूरा बताओ। ये कोई बात 20। अब RFA कितना आ गया? और कोई परक्यूजिट्स है नहीं, तो ये मेरी बन जाएगी। ग्रॉस सैलरी कितनी होगी बाबू लोग? अरे अभी रुको, अभी फर्नीचर वाला ले लो। क्या ले लो? फर्नीचर वाला। चलो यस फर्नीचर तो रह गया भैया। फर्नीचर ऐड कर दो भाई। घर के साथ गृहस्थी, घर वाली हो ना हो, गृहस्थी होनी जरूरी है। गृहस्थी कितनी है? अच्छा सर, अब जैसे इस पे 10% गैस लगेगी 15,000। हाँ, अब वो भी 11 महीने की लेंगे, बताओ। एम्प्लॉयर प्रोवाइड हिम फर्नीचर। अब ये बताओ, अब निकम्मो होश में सुन लो ना, जब तुमने घर छोड़ दिया कंपनी का तो फर्नीचर साथ लगे होंगे। 11 महीने का ही लेंगे। तो बिल्कुल सही बात है। वो भी तो भाई कंपनी ने बोला फरवरी में कि भाई 28 फरवरी को घर खाली कर दियो। तो घर खाली करने का मतलब क्या है कि घर खाली करने के साथ साथ कंपनी का फर्नीचर भी तो वहीं छोड़ दिया होगा। कंपनी का फर्नीचर थोड़ी लेके गया होगा, तो फर्नीचर भी कितने महीने मिला होगा? बिल्कुल सही बात। तो मैं फर्नीचर की वैल्यू कैसे निकालूंगा? 1.5 लाख का 10% कितना आया? 15,000 इंटू 11/12 कितना आ गया? 13,750। अब निकाल दो भैया ग्रॉस सैलरी। फिर आ जाएगी डिडक्शंस ऑफ सेक्शन 16। जो स्टैंडर्ड है वो तो लिखनी है। बाकी इस क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट अलाउंस निल है, प्रोफेशनल टैक्स भी निल है। हाँ, मतलब पुराने और नए के हिसाब से चेक कर लेना। तो ग्रॉस सैलरी बता दो मुझे तो बस। बहुत ज़्यादा। कितनी ज़्यादा भाई? मतलब HRA में एग्जामिशन क्यों नहीं मिली? रेंट पेड 0 था ना। न्यू स्कीम में तो दिल चुराया तूने बस। ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूला जा सके लोगों से। 8 ये मेरा ग्रॉस सैलरी का आंसर होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन को घटा के पढ़ेंगे आगे तो आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया भाई हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 50। बिल्कुल खतरनाक क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझ में आए सर। अगला क्वेश्चन दिया था नालायक को, इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन दिया था, है ना।
कौन से होते थे? एक तो डेली अलाउंस, कन्वेंस, ट्रांसपोर्ट और ये होता है। अबे ये क्या हो गया? चार कौन से होते थे मुस्लिम में? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों बात समझ आ रही है? बस जल्दी से चार वाला जिसका नाम बता दो जो न्यू में एग्जाम थे। डी से, डेली, डेली, सी से दिल चुराया तूने, और डेली, कन्वेंस, टी से ट्रांसपोर्ट हो गया और ट्रैवल। अच्छा, ट्रांसपोर्ट तो बेचारे को सब होती है। हैंडीकैप वालों के। चलो भाई इधर ध्यान देंगे। अब सुनने लायक हो। अब आते हैं सर भगवान दास जी वाले केस पर। तो मैंने क्या बताया था, भगवान दास जी के चक्कर में ताई ने बोला कि जो भी डिसीज के लिए तुम लोन लोगे, मेडिकल लोन कितना ही ले लो, कितना ही ले लो, सब क्या होगा? एग्जाम। लेकिन वैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर भी बताता हूं कि ये डिसीज है कौन सी। ताई ने लिखा ये डिसीज ऐसी नहीं कि बुखार के लिए ले ली है ना, लोन ले लिया बुखार हो रहा है जी घर वालों को, ऐसा नहीं है। कोई भयंकर बीमारी होती है ना, जैसे भाई कैंसर हो गया किसी को, कोई न्यूरोलॉजी डिसीज हो गई, ब्रेन से रिलेटेड डिसीज हो गई, कोई ब्लड रिलेटेड कोई भयंकर बीमारी हो गई, ऐसी कोई बड़ी बीमारी हो जिसके लिए हॉस्पिटल खुद कहते हैं भाई मोटा अमाउंट लगता है, वो मेडिकल माफ किया जाएगा जिसमें जान पे बनाए बात। मतलब छोटी मोटी बीमारी के लिए मेडिकल लोन नहीं लिया जाता, ना कंपनी देती। और ताई ने बोला कुछ तो लोन को मैं चिल्लड़ लोन मानूंगी, इस चिल्लड़ पे तो मैं क्या नहीं लगाऊंगी, परक्विजिट मान के टैक्स लगाऊंगी नहीं। और वो चिल्लड़ कितने हैं? 20,000 का लोन, किसी भी कोई भी लोन हो, कोई भी लोन अगर 20,000 तक का है तो वो क्या है, उसके ऊपर ब्याज मत निकालना। कि मतलब भगवान दास जी ने बोला मेरे घर में शादी है, मुझे साइकिल लेनी है, मुझे बाइक लेनी है, मुझे 20,000 का लोन दे दो, और जैन साहब भी चिल्ला दिए भगवान दास ये क्या कह दिया तुमने, और जैन साहब ने ब्याज नहीं लिया बिल्कुल भी। तो एसबीआई का रेट 12%, जैन साहब का रेट 0%, 12% भगवान दास जी ने बचा लिए। तो 12% ब्याज निकाल के आउटर कॉलम में लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ताई कह रहे चिल्लड़ों पे ब्याज मत निकालना। तो ताई के लिए चिल्लड़ कितने? 20,000। अगला क्वेश्चन भगवान दास जी का दिया था, वो था क्वेश्चन नंबर 51। कितना आंसर आया इसका? कह दो ये भी ना किया मैंने। हाँ बहुत ज्यादा आया होगा। कितना आया दीदी बताओ? हैं 24200 आउटर कॉलम में है ना। बाकी जो ये कह रही सही कह रही है ना, ये बोल दोगे? बाकी बताओ जल्दी, गलत आ रहा है इसका? चलो कैलकुलेट करें। अगर कैलकुलेशन करनी है तो पहले तो मैं, अगर पूरा डेटा अगर लिखा होगा क्वेश्चन में तो डेटा पूरा दिया होगा, कैसे निकालूंगा? बेसिक, डीए, कमीशन, बोनस, फिर कौन से कॉलम में पहुंचूंगा? पर्क के कॉलम में पहुंचूंगा। सही लग रहा है इसका? तो भाई बेसिक डी तुम मत लेना, ठीक है? बेसिक डाल दिया, डीए डाल दिया, पर्क के कॉलम में पहुंचे। पर्क के कॉलम में हमने क्या डाला? इंटरेस्ट फ्री लोन। कब जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा। मुझे बताओ इंटरेस्ट फ्री लोन में कैलकुलेशन करने के लिए स्टेप नंबर 1 क्या होगा? स्टेप नंबर 1 होगा एसबीआई का रेट माइनस जैन साहब का रेट। तो क्वेश्चन में अगर एसबीआई का रेट दे रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं दे रखा तो भी 12 ही मानना है। तो भी क्या मानना है? तो एसबीआई रेट माइनस एम्प्लॉयर का रेट। एसबीआई का रेट 12%, बताना जरा जैन साहब कितना चार्ज कर रहे हैं? लो भाई 0%। तो भगवान दास जी ने कितने परसेंट का मजा ले लिया? पूरे 12% जो वो बैंक को भरते वो जैन साहब को नहीं भरेंगे। फिर मैंने तुम्हें बताया था, ताई ने बोला मैं चिल्लड़ नहीं गिनती, मैं हर महीने की आखिरी तारीख को क्या करूंगी? हिसाब किताब मांगूंगी। तो मुझे बताओ भगवान दास जी ने लोन कब लिया था? भाई साहब भगवान दास जी ने लोन लिया था 3 साल पहले।
ठीक है ना, बोलो होश आ रहा है। 3 साल पहले अगर लोन लिया होगा तो मेरे ईयर में 1 अप्रैल आई होगी, मेरे प्रीवियस ईयर में 1 अप्रैल आई, तो मेरे प्रीवियस ईयर में 1 अप्रैल को लोन चल रहा होगा, तो 3 साल का डेटा निकालूंगा या अपने ईयर का निकालूंगा? तो 3 साल का मत निकालने लगना भाई, अकाउंट्स नहीं है, होश में सुन रहे हो? ताई कह रहे मुझे पिछले सालों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ किससे लेना देना है? अपने तुम्हारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर से लेना देना है। पिछले सालों में कोई भी गुल खिलाए भगवान देना, हमें को मतलब नहीं, हम तो अपने साल निकालें। 3 साल पहले लिया, रीपेमेंट अपने साल से स्टार्ट किया। कहाँ लिया है? फॉर द पीरियड, अच्छा ठीक है, अपने साल चले, हाँ ठीक है, ओके, हाँ बिल्कुल, मुझे लगा 3 साल पहले लिया था। अगर 3 साल पहले भी लिया होगा तो भी हम अपने साल का निकालेंगे, बिल्कुल सही बात। 10 जुलाई को लिया है, 3 साल आगे 3 साल तक चलेगा, ठीक है। इसका मतलब लोन की ईएमआई भगवान दास जी कब से स्टार्ट होगी? ताई के हिसाब से, अकाउंट के हिसाब से नहीं, 31 जुलाई। तो मैं लिखूंगा स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। पहला महीना कौन सा होगा बाबू? पहला महीना कौन सा होगा? कौन सी जुलाई? मुझे बताओ 31 जुलाई को भगवान दास जी के ऊपर कितने लोन की उधारी? 3 लाख इंटू 1/12 इंटू कितना आ गया? 3000 आ गया। अगला महीना बोलो। अच्छा वो कह नहीं रहा, लोन इज टू बी रीपेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट 10,000, और रीपेमेंट स्टार्ट हुई है नवंबर में, उड़ जाता नवंबर में नहीं, सितंबर में। तो जुलाई के बाद अगस्त आएगी, फिर भयंकर तारीख आई कौन सी? सितंबर की कौन सी तारीख बताओ? 30 सितंबर को कितनी उधारी? 290। कैसे पता लगा? 21 सितंबर से उसने 10-10 हजार रुपए चुकाने शुरू कर दिए। तो ताई कह रही है मुझे तुमसे 20 दिन का एक्स्ट्रा ब्याज नहीं चाहिए। किसके ऊपर? कि तुम निकालो 20 दिन का ब्याज निकालोगे 3 लाख पर, और 290 पे निकालोगे 10 दिन का। ताई कह रही मैं दीवार पार की तरह चिल डंडी गिनती में 31 को बोल खेल खत्म कर। 30 सितंबर को कितना? 2.9 लाख इंटू 1/12 इंटू 12%, कितना आ गया भैया? उसके बाद क्या आएगी? 31 अक्टूबर, फिर नवंबर, समझ चुके हो अब तुम, फिर 31 दिसंबर, 31 जनवरी। पर भैया मुझे एग्जाम में दिखाना तो पड़ेगा, जब रूल में लिखा दिखाना पड़ेगा। और आखिरी में 31 मार्च। हर महीने अगर भगवान दास जी 10-10 हजार रुपये चुका रहे तो हर महीने 2.8 लाख, 2.7, 2.6, 2.5, 2.4 और 2.3। तो वैल्यू कितनी आएगी? 2800, 2700, 2600, 2500, 2400 और 2300। टोटल ब्याज कितना हो गया? टोटल ब्याज हो गया 242। इतने रुपए भगवान दास जी को ताई के हिसाब से एसबीआई को देने थे। किसको देने थे? लेकिन एसबीआई की जगह भगवान दास जी ने अपनी कंपनी से लोन ले लिया, तो उन्होंने 12% के हिसाब से 24,200 रुपए बचा लिए। और पैसे का बचाना भी पैसे के कमाने बराबर होता है। कितने रुपए लिख दूं पर्क में? फिर बस ये तो पूछ रहा है, सिर्फ पर्क निकाल दो। यानी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो किसमें आएगा? क्योंकि अगर पूरा डिटेल क्वेश्चन निकलवाना होगा तो बेसिक भी देगा, डीए भी देगा, और साथ में अलग अलग अलाउंस भी देगा। तो एमसीक्यू में आंसर आएगा टैक्सेबल परकेजेस। हो गया भाई? नोट कर लिया? 52 की बैलेंस शीट तो मिला ली होगी। बैलेंस शीट मिलाने में तो माहिर हो। मिला ली 52 की बैलेंस शीट? 2900 नहीं आया दीदी? 2900 नहीं आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? अब सुनो, चलो इसको भी बताते हैं। इसमें क्या किया? चालबाज वाला कॉन्सेप्ट याद आ गया? चालू आदमी वो काम करता है जो उसे करना नहीं चाहिए। उसने क्या किया? जरूर इंश्योरेंस से भी पैसा ले लिया होगा,
और जैन साहब से भी ले लिया होगा। अब देखो उसने इंटरेस्ट फ्री लोन कितना लिया, ओ भाई कितना लिया, उसने जैन साहब से बोला 3 लाख रुपए की जरूरत है मुझे, और मुझे कुछ स्पेसिफाइड बीमारी है उसके लिए। जैन साहब का दिल पिघल गया, जैन साहब ने उसे 3 लाख का लोन दे दिया। कब से? जुलाई में। होश में सुनना, कब से दिया है? लेकिन उसने एक बात जैन साहब से छुपाई, वो ये कि उसने जैन साहब को ये नहीं बताया 1,20,000 का तो मेडिक्लेम पॉलिसी है मेरी। अब देखो 3 लाख में से उसे पता है उसको मेडिकल से कितना मिलेगा, तो एक्चुअल में उसे बीमारी के लिए लोन कितना लेना चाहिए था? नहीं दीदी नहीं, इतने का लोन लेना चाहिए था, क्योंकि उसने मेडिकल से इतने ले लेने थे। तो ताई कह रही है 3 लाख रुपए तूने जैन साहब से ले लिए, 1,20 तूने मेडिकल से ले लिए, बीमारी 3 लाख की, पैसे इकट्ठे कर लिए 4,20,000। भाई ये तो गलत बात है। मतलब बीमारी 3 लाख की, तो 3 लाख कहां से ले लिए? जैन साहब से। और फिर सब 1,20 कहां से ले लिए? तो बीमारी 3 लाख रुपए की और इकट्ठा कर लिया तूने 4,20। तो तूने ये एक्स्ट्रा क्यों लिया जैन साहब से? तो जितना तूने मेडिकल क्लेम एक्स्ट्रा लिया वही तेरा क्या बनेगा? टैक्सेबल पर। ये हो गया टैक्सेबल पर। अब सबसे खतरनाक बात जो बच्चा झोल कर देता है, ये टैक्सेबल पर्क जो उसको 1,20,000 रुपए का लगेगा, वो क्या जुलाई से लगेगा? पार्टी कब करेगा वो? जब उसे मेडिकल मिलेगा। इसलिए हिंट मैंने जनवरी से सॉल्यूशन में दे रखा था, ताकि तुम इस खोपड़ी चला लो कि जुलाई से मत ले लेना। कब से लेना है भाई? एक बंदा बीमार हुआ जुलाई में, मेडिकल का मजा लिया कब? जनवरी में। तो टैक्सेबिलिटी कब से आएगी? जब उसके पास पैसा आ तो जाए। तो पैसा कब आया है? तो फिर दिसंबर, क्या कहते हैं, जुलाई से क्यों टैक्सेबल करोगे उसके पैसे? वो खुद बोलेगा भैया पैसा कब आया मेरे पास? जनवरी में। टैक्सेबिलिटी कब कर रहे हो? जुलाई में। ये तो सरासर नाइंसाफी है। तो टैक्सेबिलिटी कब से आएगी? अब बताओ जनवरी में। जनवरी में मजा कितना लिया? इंटू 1/12। और रेट कितना है भाई? 12। जैन साहब कितना चार्ज कर रहे हैं? जैन साहब फ्री चार्ज कर रहे हैं, पूरा 12%। कितना आया? क्या फरवरी रीपेमेंट करी है नहीं करी है? पूरी दादा। तो इसका भी कितना आ गया? 1,20 में 70 चुका दिए, कितने बचे? तो 50,000 इंटू 12, 1/12 इंटू 12%, कितना आ गया? तो क्या दिक्कत है? 31 मार्च रात 12 बजे कहती है ताई। एक तो फायदा दे रही है ताई, उसके बाद कह रही है क्या? देखिए पहले तो कहेगी बताओ गलत बात है, अब फायदा मिल रहा है तो ये क्या बात है? आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे सुख से ज्यादा। तो ये क्यों हो रहा है? एक तो फायदा मिल रहा है। कितना आ गया टोटल? हो गया मैच आंसर। इजी था, पर सीखना क्या था कि 1,20 जनवरी से टैक्सेबल होंगे, उस महीने से टैक्सेबल होंगे जिस महीने आपको मेडिकल से पैसा मिल रहा है। भाई जमती है बात? बोलो रे। अब सर अगले छोटे छोटे मामूली से चुनने से फर्क है सर, बहुत ही आसान, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है इनमें। इसमें थी HRA और इनमें ज़्यादा कैलकुलेशन होती है। अब सर अगर अगले परक्विजिट्स की बात करें, इस बार भाई कंपनी वाले तुम्हें बिल्कुल गोविंदा बना के भेज रहे हैं, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, चलो घूम फिर रहे हम गाना गाते हुए। कंपनी वाले कह रहे हैं किसी भी होटल में जाना है, टूर एंड ट्रैवल पे जाना है, पैसा हमसे ले लियो भाई। पैसा इन द सेंस कि रिएम्बर्समेंट ले लियो, या हमसे क्या ले ले? होटल के वाउचर ले ले। होटल के वाउचर कंपनी दे रही है, मजा तुम ले रहे हो। पर्सनल बेनिफिट होगा। पर्सनल बेनिफिट क्या होता है? पर जितना कंपनी ने तुम्हें ऑफर किया उसमें से माइनस कर दो जितना कंपनी तुम्हारी सैलरी में से काट रही है। कंपनी वाले कह रहे हैं अबे 50,000 के होटल दे दिए, कम से कम 10,000 का तो लिहाज कर ले।
तो कंपनी ने तुम्हें 50,000 के ट्रैवलिंग टूर का खर्चा बियर किया, जिसमें से कंपनी ने बोला 10 काटेंगे तेरी सैलरी में से, तो ताई ने कहा तेरा बेनिफिट पर्सनल पर्क हुआ 40,000। और भाई दीदी अगली बात सुन के गुस्सा मत करना तुम अब। हाँ 40 टैक्सेबल, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। मैं घूमने जा रहा हूँ, मेरे होटल के पैसे, टूर के पैसे कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है। सारा पैसा तो कंपनी उठा रही है खर्चा, तो उस पर टैक्स देने में क्या दिक्कत है? अब सुनो, अब याद करो भाई अपनी अपनी मम्मी को बचपन में ले जाके, जब तुम्हारा लंच मम्मी बहुत बढ़िया बना बना के पैक करती थी, किसी को सैंडविच दे दिया, किसी को आलू का परांठा दे दिया, और तुमने आके शिकायत करी नहीं, अरे क्या बात करती, तुमने आके शिकायत करी मम्मी आप इतना अच्छा खाना बना देती ना, पड़ोसी खा जाते हैं मेरे। मम्मी ने कहा क्या मतलब? मम्मी कुछ है अजीब टाइप के ब्लैक लिस्टेड पीछे बैठा करते हैं, है ना, ठीक है, वो एकदम दबंग टाइप के होते हैं, और जैसे हम कुछ खाने के लिए लाते हैं हमें डांट डूट के मार पिटाई करके। मम्मी कहती तूने ये बात आज तक क्यों नहीं बताई? मम्मी आज तक नहीं बताई क्योंकि हाथापाई नहीं थी, लेकिन आज हाथापाई होगी, मुझे भूख लग रही थी, उसे भूख लग रही थी, वो गुंडे टाइप के लोग। मम्मी ने कहा चल बेटे आज तू चल ऑफिस, आज प्रिंसिपल ऑफिस चल। तो मम्मी ने जाकर हाहाकार मचा दिया कि भैया कैसा स्कूल है, ब्लैक लिस्ट बच्चों को, हम हमारे बच्चे को क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कोई तरीका है? बच्चा भूखा रहता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, है कि नहीं बात? अब हम बड़े हो गए, बड़े होने के बाद तुमने ऑफिस ज्वाइन किया, ऑफिस ज्वाइन किया, तो इस बार ऑफिस ज्वाइन करने में दिक्कत ये आई कि इस बार भैया क्या करें, उल्लुओं की तरह हमें काम मिला कि रात को काम करेंगे ना, कई बात हो केपीओ बीपीओ इस तरीके से। उसमें मम्मी कह रही है तुम्हारी ऑफिस की कैब आएगी रात को 8 बजे, शाम को 8 बजे 9 बजे ना, फिर मम्मी कह रात का लंच ही बना के दूं, तो मम्मी को गुस्सा आएगा नहीं आएगा? मम्मी कह रही मतलब पहले सुबह का नाश्ता बनाओ तेरे घर वालों का, फिर मम्मी आपके नहीं ना मेरे ना है, तेरे घर वाले हैं, फिर उनका दोपहर का खाना बनाओ तेरे पापा का पूरे परिवार का, फिर रात का डिनर भी बनाओ, और फिर तू कह रहा है मेरी नौकरी कब लगी है? क्योंकि मैं एक ऐसी शिफ्ट में काम करता हूं जो मम्मी पैसे भी तो कमाने हैं, अब नौकरी करनी पड़ेगी ना, क्या करें बाद में शिफ्ट में चेंज कर लेंगे, होता नहीं होता कई बार देखो ना, आजकल तो भैया 24 घंटे में कभी भी जॉब लग जाती है। अब मम्मी कह रही रात का डिनर मैं तुझे बना के दूं, तो ये बता कि मैं तो भाई तुमने मुझे मम्मी इसलिए बनाया है खाना बनाने के लिए, कुक बनाया तुमने मुझे? मम्मी को बहुत गुस्सा आया। मम्मी ने कहा बचपन की तरह आज तेरे ऑफिस जाना पड़ेगा, इस बार प्रिंसिपल ऑफिस है, इस बार बॉस के ऑफिस जाना पड़ेगा। अब बॉस पिटेगा नहीं पिटेगा? एक बॉस बेचारे को खूब सुनाई, मम्मी ने खूब सुनाई कि भैया एक तो रात में क्यों बुला रहे हो इसे, दिन में 10 से 6 10 से 7 बुलाओ तो ठीक है, रात में क्यों बुला रहे हो इसे? बॉस कह रहा है मैं भी तो रात में आ रहा हूँ आंटी जी, है मेरे पर दया नहीं आ रही आपको, अपने बेटे पे दया आ रही है, मैं नहीं आ रहा रात में। मम्मी कहने लगी यार ये बात भी सही है, अच्छा ये बताओ चलो आप भी रात में आ रहे हो, चलो ठीक है मजबूरी है भाई, पैसे कमाने होते हैं आजकल, है ना, इतनी बेरोजगारी हमारे देश में, चलो मान लो रात में आ रहा है, तो मुझसे कह रहा है रात को 2 बजे लंच होता है खाना बनाओ। अब मैं रात को 11-12 बजे इसका लंच बना के दूंगी, और ये जब सुबह आएगा मम्मी अब मेरे को खाना, मैं मतलब खाना बनाने के लिए मैं काम वाली बाई, बनाने वाली बाई, ये समझ रखा है? तो भाई वो बॉस ना अच्छे दिल का था, ओ भैया वो बॉस सुन ले, वो बॉस अच्छे दिल का था, है ना, उसने कहा यार ये तो बड़ी समस्या है, और ये समस्या सब मम्मियों की निकली। तो कंपनी ने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया जो हमारे देश में भी प्रचलित हो गया अब, और वो क्या है? फ्री में खाना देना, कि कोई इंप्लॉय अगर ऑड टाइमिंग पे काम करता है तो ये कंपनी की जिम्मेदारी बैठती है कि उसे क्या दिया जाए बाबू? खाना फ्री दिया जाए। अब भाई दुख की बात यह है कि फ्री के माल पे ताई की नजर है। हाँ आप देखो, मैंने कहा गुस्सा मत करना, अभी तो तू कह रही थी अच्छा ये क्या बात हुई भाई, क्यों कर रहे हो, अब फिर गुस्सा कर रही है। अब ताई ने बोला भाई फ्री और वो भी खाना। अब देखो ताई की नजर रोटियों पे भी है, किस पे है? मतलब रोटी परांठे सब्जी, हाँ देखो कितना गुस्सा रहा है ना। अब ताई का दिल देखना कितना बड़ा है। ताई ने पूछा कि भाई ऑफिस में कॉल किया ताई ने, अरे तुम्हारे एम्प्लॉय आते हैं ना, ये पता कैसे लगता है? पता है जब फ्री मील अगर कंपनी दे रही है तो कंपनी कौन सा हेड लगा रही होगी? बिजनेस वाला, पीजीबीपी, है ना। तो वो अपने पीजीबीपी में बिजनेस वाले हेड में जब पीएल में डेबिट कर रही होगी तो कंपनी कह रही होगी इतना खर्चा हम खाने पे खर्च करते हैं, एम्प्लॉय का ऑफिशियल खर्चा है, तो वो ज्यादा दिखाएगी।
है ना। अब कंपनी कह रही है बेटा तू जाते दिखा पीएल में डेबिट कर दे, मैं किससे वसूल लूंगी, झगड़ा करवाती है कताई। अब ताई ने कंपनी से पूछा बताओ जो तुम मील देते हो कितने रुपए का बैठता है, तो पता लगा कंपनी ने बोला 200 रुपए पर मील होता है ताई। मतलब ऐसा नहीं है कि मूंग की दाल बना दी और है ना टिंडे की सब्जी बना के काट दी हमने, ना ना ना, 2-3 सब्जी भी होती है, मीठा भी होता है, रसगुल्ला भी होता है, और अलग अलग दिन पर अलग अलग डिश होती है। एक दिन पनीर वाह वाह, दूसरे दिन कोफ्ते वाह, तीसरे दिन शाही पनीर, मजा आ गया। सटक लो, भूख लग रही है ना, पानी सटक लो पहले, सब पानी सटक लो कभी मुंह से बाहर आ जाए ऐसे बढ़िया बढ़िया खाना। अब ये बताओ ताई ने कहा 200 रुपए का खाना रोज इंप्लॉय के लिए, क्या बात है, साथ में मीठा भी, क्या बात, दही, क्या बात है, साथ में बढ़िया बढ़िया जो मम्मी देना। तो ताई ने देखो मम्मी खाने की कीमत कितनी लगाई, ताई ने पकड़ लिया एम्प्लॉय को, भाई मम्मी देती है अगर खाना तो पता कितने का देती, वही बचपन की तरह पराठा और अचार। बचपन में मम्मी क्या करती थी, रैप में पराठा, सब्जी वब्जी खुल जाएगी तेरे बैग में, बैग गीला हो जाएगा, और अचार, या फिर वही सूखे जीरा आलू। तो ताई ने बोला पराठे और जीरे आलू की कीमत कितनी है, 50 रुपए। तो मम्मी की इज्जत रखते हुए 50 रुपए घटा, जो बैलेंस बचेगा वो टैक्सेबल। तो पराठा जीरा आलू 50 रुपए, बाकी के पनीर वनीर कितने बना दिए ताई ने, जो कंपनी बताएगी, फिक्स है, फिक्स। ताई ने मान लिया आज की दुनिया में जीरा आलू पराठा 50 रुपए। अब ये बताओ ओ भाई, सुनो ये बात, ना ना सुनो तो ये बात, अरे भाई, अरे मेरी बात तो सुन लो भाई, क्या सिर्फ 200 रुपए टैक्सेबल होंगे, 200 रुपए पर मंथ, मील क्या महीने में एक खाओगे, ओ बॉस पर डे खाओगे ना, तो बताओ 200 रुपए पर मील इंटू मल्टीप्लाई बाय डेज करोगे, नहीं करोगे, तो कितने मल्टीप्लाई करो, साल में कितने दिन बताओ, 365। क्योंकि ऐसे बालक है अभी तो गुस्सा कर रहे हैं, पता है बाद में क्या बोलेंगे, मम्मी संडे को ऑफिस जाना, क्यों, खाना खाऊंगा वहीं जाके, संडे को ऑफिस जाके खाना खाएगी, तो 365 क्यों बोले फिर। तो ताई ने बोला 365, खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, खुद अपना परक्यूजिट बढ़ा रहा टैक्सेबल। ताई ने कहा भाई देख 52 तो संडे हो गए, और 12-13 क्या हो जाती है छुट्टी, होली दिवाली, राउंड ऑफ में 300 कर खेल खत्म कर। तो 200 रुपए का एक मील, 300 रुपए साल के दिन मान लिए ताई ने फिक्स, कितना आ गया 60,000। और ताई ने कहा आलू जीरा, आलू जीरा रोटी 50 इंटू 300 कितना बाबू, कितना 15,000 है ना, 15 ही आएगा ना, इतना ही आएगा, 45,000 अपने आउटर कॉलम में लिख दियो। अच्छा मान लो अगर बंदा 3 मील लेगा तो तीनों बार 50-50 रुपए कटते, नहीं कंपनी देती नहीं थी, 2 मील देती, मान लो कोई अच्छी कंपनी है तो फिर पर मील का हिसाब है तो 2 कर देना। पर मील 50 कर दो। लेकिन मोस्टली 99.999% कंपनी एक ही मील देती है। तुम अगर ऑफिस जा रहे हो तो 2 मील लेके जाते हो, एक पापा कितने मील लेके जा रहे हैं अगर ऑफिस जा रहे हैं तो एक ही मील तो लेके जाते हैं। समझाइए बात कि मतलब ये थोड़ी है कि मैं ऑफिस में काम करने जा रहा हूँ, मैं ऑफिस खाना खाने नहीं जा रहा, मम्मी 4 लंच रख देना ऑफिस जाके खाना खाऊं, ऐसा नहीं होता भाई तुम भी एक मील लेके जाते हो, मेरे पापा ऑफिस जाते हैं तो वो भी एक ही मील लेके जाते हैं, मम्मी भी जाती है वो भी एक मील लेके जाती है, नहीं लंच लेके जाते हैं हम सब। अब सुनो लंच का हिसाब किताब हो गया, 4 बजे फिर एक दूसरे टाइप की ड्रग्स भी तो चाहिए, चरस, उसे क्या बोलते हैं हमारे देश में, चाय, क्योंकि बिना चाय के मजा नहीं आता। तो शाम को 4-5 बजे क्या ना मिले तो भाई कौन कौन यहाँ पर क्या कहते हैं चाय एडिक्ट है, चाय एडिक्ट कितनी दे दो, पेट भर के चाय पीता मतलब है। तो हमारे मम्मी लोग भी वही, जैसे मैं मम्मी की बताता हूँ, मम्मी को मैं ये तो कहता हूँ मम्मी आपने चाय का, देखो एक बंदा सिगरेट पीता है उसे सिगरेट की निकोटीन होता है, चाय में भी निकोटीन होता है, तो आपने चाय की आदत नहीं डाल दी कि मेरी मदर को अगर चाय ना मिले तो सर में दर्द हो जाता है उनके, यानी उनकी बॉडी को क्या चाहिए, तो चाय को भी ड्रग्स बना लिया हमारे देश में लोगों ने। अब उस ड्रग्स में ये भी है, पीछे वाले भी है, चाय भाई चाय चाहिए। अब तुम अब वो चाय भी तुम्हें कौन दे रहा है, अब चाय और साथ में क्या मिल रहा है कुछ, अरे क्यों ले लो ब्रेड पकौड़ा, कंपनी ब्रेड पकौड़े नहीं देती, कंपनी कह रही है भाई बिस्किट ले लो कुछ, बिस्किट तो खैर आजकल बोलते हैं, बचपन तो बिस्कुट ही बोलते थे, साथ में कुछ चिप्स ले लिए। अब ये बताओ तुमने चाय पी, साथ में स्नैक्स ले लिया, बिस्किट वगैरह ले लिए, चिप्स वगैरह ले लिए, अब बताओ अगर टाइस पे टैक्स लगाएगी तो बताओ वैल्यूएशन कैसे होगा इसका,
नहीं 30 रुपए कैसे गिन लिए भाई? दीदी कैसे गिन लिए? जितना हुआ पर चाय इतना हुआ। अच्छा 200 रुपए की चाय पी जाओगे एक दिन में? भाई तुम ही पी सकते हो। कम बताएगी ना। नहीं, अब पता क्या, चाय अगर टैक्सेबल होगी तो सोचो भाई, मैं आज आया ऑफिस, मैं साथ में लंच कर रहा हूं, लेकिन मैंने कहा मैं चाय नहीं पीता, तो कितने लोगों को बाइफरकेट कर दोगे कि ये चाय पीता ये नहीं पीता? एक तो ये डाटा बड़ा मुश्किल है मेंटेन करना, और कंपनी क्यों मेंटेन करे डाटा? तुम अलग से अकाउंटेंट के लिए बोझ डाल रहे हो उसके ऊपर, पहली दिक्कत। दूसरी, मैं चाय पीता हूं, पर साथ में मुझे ना बिस्किट नमकीन नहीं चाहिए भाई, तो फिर ये डाटा मेंटेन करो। तीसरा, मैं चाय पीता हूं, साथ में मुझे 2 बिस्किट तो चाहिए, लेकिन एक दिन पार्ले जी में मजा आ गया, नीचे डूब गया था वो तो दूसरे से निकालने के लिए वो भी डूब गया, उस दिन 4 लग गए, उस दिन 2 की जगह 4 बिस्किट लग गए। अब ये डाटा कौन मेंटेन करे? समझ रहे हो? एक दिन मुझे जो कंपनी ने नमकीन रख रखी थी, वो मुझे नमकीन पसंद नहीं, उस दिन मैंने नमकीन नहीं खाई, अब ये डाटा कौन मेंटेन करे? अच्छा, जो नमकीन खा रहा है वो पता कैसे रहेगा 4 दानों में कितने रुपए लगेंगे और 10 दाने? तो कंपनी को बड़ा गुस्सा है। कंपनी का ताई तुम अपने एक काम करो, इनकम टैक्स ऑफिसर बिठा दो हमारे यहाँ, वो क्या करेगा, यही गिनता रहेगा। नहीं मतलब चाय के साथ, समझ रहे हो? तो बताओ, ताई ने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या लिख दिया, मजबूरी में। ये भी पता है क्या, ये मजबूरी है, बताओ क्यों? क्योंकि एक बंदा भाई एक चीज कॉमन है, सर्दियों में लोग चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं, गर्मियों में थोड़ा कम पीते हैं, तो डेटा मेंटेन करना इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में मुश्किल है। नोएडा में हजारों कंपनी, तुम कितना डेटा मेंटेन करा लोगे? और उसे वेरीफाई करना मुश्किल है। ताई ने कहा भैया चिल्लड़बाजी मत पड़ो, 5-5 रुपए की चाय, 10-10 रुपए की चाय छोड़ो यार। एक बालक तुम्हारी तरह बहुत खतरनाक, उसकी मैंने कॉपी चेक करी, उसके क्वेश्चन में क्वेश्चन आया था कि मील की वैल्यू थी इतनी रुपए, 200 रुपए, 150 रुपए, साथ में कंपनी टी और स्नैक्स देती थी जिसकी वैल्यू थी एक दिन की 20 रुपए, क्वेश्चन में दे दिया। तो मील टैक्सेबल हो गए और टी एग्जेम्प्ट हो गई, तो उसने नोट लिखा मील वैल्यू टैक्सेबल इतना, टी एंड स्नैक्स इतना, कि मैं जब शाम को चाय पीता हूं तो शाम डुबो डुबो के पीता हूं, थोड़ा जहर आएगा, मजा आएगा। समझ रहे हो? तो भाई इसके नंबर कटते हैं एग्जाम में। कैसी बातें नहीं कर रहा, सही बात कर रहा हूं। अब तुम एग्जाम में लिख के आ जाओ बिकॉज की जगह CZ, है ना? तो भाई आई से अभी इतना नीचे नहीं गिर गया कि तुम्हारी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप लैंग्वेज को आई से समझने लगे। आई से कह रहा भाई ये क्या चक्कर है, भाई ये क्या नाटक है, मुझे हमें नहीं पता CZ क्या होता है। बूढ़े बूढ़े लोग कॉपी चेक कर रहे हैं वहां, है कि नहीं बात? समझ रहे हो बात को? गलत तुमने लिखी है बात। हाँ भाई बियर गिल्स के फैन है हम। तो भाई ऐसी बचकानी हरकतें मत करना, क्योंकि मुझे पता है 90% बच्चे आजकल क्या करते हैं, स्पेलिंग याद करते नहीं है, होती नहीं है। कई बच्चों को SSC की स्पेलिंग नहीं आती। अरे सर इतने सारे SS कौन लगाएगा, SSC ASSE, अरे इतने ई को एक ही लगाओ ना, ACSC, बात खत्म। देखो कह रही यही है सर, देख रहे पड़ोसी को नहीं आती SSC की स्पेलिंग। तो इसमें ये नंबर करते हैं, समझ रहे हो? कि मतलब हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं और हमें SSC की स्पेलिंग ना आए, यार लानत है। फिर तो कल को तो तुम कह दोगे हमें क्या कहते हैं, इनकम की स्पेलिंग नहीं आती, है कि नहीं बात? तो गलत बात है। समझ गए? नोट कर लिया फ्री मील? देखो भाई ये लिखी बात, 50 रुपए पर मील माफ, नॉन एल्कोहलिक टी स्नैक्स इज नॉट टैक्सेबल ड्यूरिंग द वर्किंग आवर। आसान सी बात थी। अगला पर्क, अगले पर्क को होश में सुनेंगे। कंपनी ने बाबू लोग तुम्हें दे दिया गिफ्ट, क्या दे दिया? सुनो ध्यान से, अगर कंपनी ने बिल्कुल तुम्हें गिफ्ट दिया लिफाफे बना बनाकर, ये तुम्हारे खाते में पैसा डाल दिया, तुम्हें चेक दे दिया ओकेजन पे, तो क्या होगा? उसे हमने नाम दे दिया कैश में। वो ताई ने बोला भाई पैसा मिल रहा है बाबू, पैसा फुल्ली टैक्सेबल, उसमें तुझे क्या मजा आ रहा, तुझे बिल्कुल कैश मिल रहा है, तेरी एक तरीके से कमाई बढ़ गई। अब कंपनी ने वो कमाई किसी मेहरबानी पे दियो, हमें कोई दिक्कत नहीं। चेक दे रही है ना कंपनी चेक देती दीदी हमेशा। मतलब अगर मान लो तुम्हारा विवाह हुआ और तुमने कंपनी वालों को बुलाया, तो कंपनी के जितने भी लोग आएंगे ना, और वो कंपनी की तरफ से गिफ्ट अगर मिलेगा,
तो कंपनी इतनी पागल नहीं है, वो कैश दे देकर, वो कैश दे देगी तो पीएनएल में डेबिट नहीं कर पाएगी, है ना। कंपनी ने कहा चलो भाई हमारी कंपनी के बढ़िया इंप्लॉय है भैया, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 21,000 रुपए गिफ्ट दे दो इन्हें। तो जो 21,000 रुपए तुम्हें मिलेंगे वो किस में मिलेंगे? चेक से मिलेंगे, ताकि कंपनी अपने पीएनएल में डेबिट कर पाए क्या? गिफ्ट टू द एम्प्लॉय। भाई वो तो बिजनेस की वजह से दे रहे हैं ना तुम्हें, कोई रिश्तेदारी थोड़ी तुम्हारे साथ, बिजनेस की वजह से तुम्हें दे रहे हैं कि तुम उनके एम्प्लॉय हो। तो कंपनी जितने भी खर्चे करती है वो सब नॉन कैश में करती है, क्योंकि वो अपने पीएनएल में डेबिट कराना चाहते हैं। और पीएनएल में डेबिट कराने से कंपनी को क्या फायदा है? जितना ज्यादा खर्चा उतना कम नेट प्रॉफिट, और जितना कम नेट प्रॉफिट उतना कम टैक्स। तो कंपनी कह रही है हम अपना नुकसान क्यों करें, जो करना है इसे वसूलो। अब ताई कह रही है भाई बैठे बैठे 21,000 रुपए आए खाते में, फुल्ली टैक्सेबल है, क्या दिक्कत है, ज्यादा थोड़ी मांग रही हूँ, ज्यादा स्लैब रेट से टैक्स देगा अपना। अच्छा कंपनी ने कहा यार कैश वैश नहीं दे रहे, मजा नहीं आ रहा। अब सुबह तो बता रहा हूँ, सुन तो लो, कंपनी ने तुम्हें दे दी घड़ी, और घड़ी की एमआरपी थी फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए। तो ताई ने बोला गिफ्ट इन काइंड, गिफ्ट इन, तो अगर गिफ्ट इन काइंड मिला है, होश में सुन लेना, तो उसमें हम तुम्हें 5,000 रुपए की माफी दे देंगे। चल कंपनी ने पता क्या माना, कंपनी ने ये माना कि जब ताई ने ये माना जब किसी कंपनी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट इन काइंड खरीदा होगा तो ऑन एमआरपी नहीं खरीदा होगा, जरूर डिस्काउंट तो लिया होगा, है ना। बिग बिलियन डे सेल चल रही है, 26 जनवरी सेल चल रही है, इंडिपेंडेंट डे सेल चल रही है। हमारे देश तो त्योहारों का देश है भाई, हर महीने त्योहार है ना। बात समझ आ रही है? होली, दिवाली, फिर ये 30 त्योहार सब आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ले लिया होगा, उसको डिस्काउंट पे ले लिया होगा, तो कंपनी ने कम पे लिया है और एम्प्लॉय की जेब पर ज्यादा 15,000 का बोझ डाल दे तो अच्छा नहीं लगता। तो ताई ने अज्यूम कर लिया 5,000 रुपए फिक्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। टैक्सेबल कितने हुए बाबू, टैक्सेबल कितने हुए? अब सुनो ध्यान से, अगर कंपनी ने गिफ्ट दिया है ऑन मैरिज तो टैक्सेबल है। नहा मुन्ना नहा, वही दादा यही नहीं समझ रहे। शादी पर मिले हुए जो गिफ्ट एग्जेम्प्ट किए हैं वो किए हैं सेक्शन 56(2)(x) में, यानी अदर सोर्स के चैप्टर में। दीदी बात कहां भाग रहे हो बार बार, इतनी खतरनाक बात बता रहा हूं मैं, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। अब समझ में आई बात? और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं धारा 17। क्या पढ़ रहे हैं? तो हुआ ये कि सेक्शन 17 में कहीं भी ये बात नहीं लिखी कि कंपनी अगर शादी में गिफ्ट देगी तो माफ होगा और शादी के अलावा देगी तो टैक्सेबल होगा। सेक्शन 17 में ये लिखा है कंपनी गिफ्ट देगी तो टैक्सेबल होगा। दैट मीन्स हाँ, तो उस किसी से में भी क्या डालेंगे एक्सेप्शन, एक्सेप्ट कंपनी। ये किसी से पता है कौन है? दोस्त वगैरह, क्योंकि वो सेक्शन कौन सा है? 56(2)(x). तो तुम अपने पुराने रेजिडेंशियल स्टेटस में जहां मैंने बात लिखवाई थी वहां आज ये नई बात पता लगी है, मैं लॉजिक के साथ। क्यों पता, वहां बता देता ना तो वहां तुम कंफ्यूज हो जाते हैं। अबे यार पहले ये वो बात कही है सेक्शन 56 ने भैया। ओ भाई सीटी में वो बात किसने कही है? 56 ने। 56 और 17 अलग अलग चीजें हैं। 17 कह रहा है मैं इसके बारे में साइलेंट हूं, इसका मतलब मैं शादी में क्या नहीं दूंगा। 56 मतलब अदर देन एम्प्लॉयर। 56 मतलब अदर देन एम्प्लॉयर, किसी से भी गिफ्ट मिलेगा शादी पे कितना भी, और किसी से भी अदर देन एम्प्लॉयर। तो गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल इंक्लूडिंग मैरिज। बर्थडे तो हमेशा टैक्सेबल थे, और कंपनी तो रिलेटिव होती नहीं, तो नॉन रिलेटिव होगी। तो यहां सिर्फ एक ही कॉन्ट्राडिक्ट आता है, शादी। नॉन रिलेटिव से एग्जम्पशन तभी मिलती है जब शादी हो, और शादी में नॉन रिलेटिव हो तो माफी है। लेकिन यह बात सेक्शन 56(2)(x) बोलता है। इसलिए गिफ्ट अगर कंपनी से मिल रहा है शादी में तो क्या होगा? टैक्सेबल होगा एज पर सेक्शन 17 इन प्रोविजंस के साथ। ये लिखी बात। वैल्यू ऑफ गिफ्ट एंड वाउचर टोकन इन कैश ऑन कन्वर्टेबल इनटू मनी ऑन। भाई सेरिमोनल ओकेजन जो बोला है, तो तुम ये कैसे अज्यूम कर लोगे ये सेरिमोनल ओकेजन सिर्फ बर्थडे और एनिवर्सरी होगी, शादी नहीं होगी? ताई ने तो बोला सेरिमनी होनी चाहिए बस।
बात खत्म हो गई, यहां फंस गए हम। कितना? कैश में फुल्ली टैक्सेबल, काइंड में जमती है बात। तो ताई ने एम्प्लॉयर के केस में शादी भी लपेट ली। अगली बात देखो, कंपनी का दिल कितना बड़ा है, क्रेडिट कार्ड मेरा, और जब क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है तो पैसा कौन भरेगा? पैसा कौन भरेगा बाबू? कंपनी। समझ में बात? तो क्रेडिट कार्ड तो सबके घर में मिलता है। अब मान लो भाई मैंने क्रेडिट कार्ड से कोई परचेजिंग कर ली, उस क्रेडिट कार्ड का बिल कंपनी भर रही है, तो ताई कह रही भैया पर्सनल बेनिफिट तुम्हारा, टीवी फ्रिज घर में तुम्हारे आ रहा, मोबाइल तुम्हारा आ रहा, पैसा कौन भर रहा है? क्रेडिट कार्ड का। तो क्या होगा? टैक्सेबल। ठीक है, बस अगर तुम्हें टैक्सेबल नहीं कराना है तो तुम्हें बताना पड़ेगा भैया क्रेडिट कार्ड ऑफिशियल पर्पस था, पर्सनल पर्पस नहीं था। तो यहां कौन सा पर्पस है? पर्सनल बेनिफिट। समझ गए? अगर कंपनी ने तुम्हें किसी क्लब में ज्वाइन करा दिया, क्लब कौन सा? वही नाचने वाले क्लब, ठीक है, येलो व्हाइट क्लब के टिकट ले ले, तो भाई वहां तो तुम ऐसे नशा कर करके लेटे रहोगे जैसे ये रहती है नशे में, है ना? तो वो तो टैक्सेबल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? बिल्कुल टैक्सेबल होने चाहिए। लेकिन एक एम्प्लॉय कह रहा है भैया मेरा क्लब तो टाइम, मेरा क्लब तो सुन ले, मेरा क्लब जिम क्लब है, हेल्थ क्लब, स्विमिंग करता हूं, जिम करता हूं, अब सेहत बनाने पे भी टैक्स लोगी? तो कहने का रहे नहीं भाई, फिट इंडिया मिशन, फिट इंडिया है ना, सेहतमंद इंडिया, इसलिए हेल्थ क्लब को तो एग्जेम्प्ट कर देंगे, स्पोर्ट्स क्लब को एग्जेम्प्ट कर देंगे, इनके अलावा जो दूसरे क्लब होंगे ना, नशे वाले क्लब, डिस्को क्लब, वो भाई टैक्सेबल है। कंपनी ऐसे क्लब में एंट्री फीस और एंट्री वाउचर दे क्यों रही है अपने एम्प्लॉय को? तुम्हें क्या मजा आ रहा है? एम्प्लॉय को नाचना, खुद जाके नाच लेगा, उससे मतलब नहीं है। कंपनी ने डेबिट कर दिया, वहां तुम्हें ट्रेस कर लेंगे। भाई फ्री में कुछ चीज मिलती है ना, एम्प्लॉय छोड़ता नहीं है, मजबूरी होगी तो बात अलग है। तुम्हारी तरह है ना, देगा अपनी तारीफ खुद ही कर लेता है। समझ में आ गई बात? तो जिम, स्पोर्ट्स एग्जेम्प्ट, अदर क्लब टैक्सेबल। ठीक है, कॉर्पोरेट मेंबरशिप की इनिशियल मेंबरशिप फीस है वो टैक्सेबल नहीं होगी। सर अगला मुद्दा आता है बहुत ही मजेदार। पहले देखो आसान सी बात, कंपनी ने तुम्हें मोबाइल दे दिया और लैपटॉप दे दिया, कंपनी ने दे दिया, क्या दे दिया? मोबाइल लैपटॉप। मजे आगे नहीं आगे तुम्हारे? कंपनी तरफ से मोबाइल मिल रहा, कंपनी तरफ से लैपटॉप मिल रहा, तुम्हारा पर्सनल बेनिफिट हुआ नहीं हुआ? बोलो कैसे हुआ? पिक्चर देखेंगे, गेम खेलेंगे, है ना? गलत जवाब। जो कंपनी तुम्हें लैपटॉप देती है उसके ऊपर क्या करोगे? चाय रख के पियोगे उस पर? भाई वो लैपटॉप ऐसे होते हैं जिनमें इनबिल्ट क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो क्या नहीं चलाते? हाँ गेम वगैरह। पता लगा एम्प्लॉय ऑफिस में बैठ के भी गेम ही खेल रहा है, सिर्फ उस पर वही सॉफ्टवेयर चले, मतलब वो ब्लॉकिंग करवा देते हैं वो, जब कंपनी की तरफ से वो कस्टमाइज करवाते हैं। जब कंपनी के 100 एम्प्लॉय 100 को लैपटॉप देना है, अरे तो तुम गेम खेलने के लिए दे रहे हो उसे? सर रैम ज़्यादा 8 GB की तो करा देना, मजा नहीं आता, वरना गेम पे ग्राफिक कार्ड डलवा देना, ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड डलवाएंगे तो मान लिए। दूसरी बात, कंपनी ने मोबाइल दे दिया, तुम्हें लैपटॉप दे दिया, तुम मजा ले रहे हो किसका? संडे का। बॉस का फोन आ गया, कहाँ पे है? सर घर वालों के साथ बाहर आया था। तू घर वालों के साथ बाहर ले, मजे ले ले, मैं ऑफिस में बैठा हूं यहाँ। सर आज तो संडे। अरे संडे है तो क्या होगा, क्लाइंट को तुझसे मतलब थोड़ी संडे मंडे है। और ये एक्सेल शीट तूने मुझे कल नहीं भेजी थी, सर मंडे को क्यों भेज देगा? मैं ऑफिस में बैठा हूँ, खाली बैठूंगा, भेज जल्दी। अब तुम क्या करोगे? तुम घर वालों से कहोगे तुम मजे लो, मैं काम करता हूँ। तो भाई कंपनी की तरफ से जो लैपटॉप मिला है वो सजा नहीं है, वो मजा नहीं है, क्या है? सजा है। और मोबाइल तुम कंपनी का उठाओगे नहीं उठाओगे? क्योंकि उसमें मोबाइल भी कंपनी का, उसमें सिम भी कंपनी का है ना? तो बताओ पर्सनल बेनिफिट क्या है? ताई को बात समझ में आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? तो ताई को आ गई। ताई ने कहा कंप्यूटर लैपटॉप जो कंपनी तुम्हें देगी उसका बेनिफिट निल, यानी कि नथिंग टैक्सेबल, क्योंकि वो पर्सनल नहीं है तुम्हारा, वो पर्सनल नहीं है। वो ताई कहते हैं अरे कितना फायदा, मतलब तुम अपने बच्चों को ज्यादा क्या कर लोगे कि भाई देख वर्ड फाइल ये होती है, ऐसे चलती है ये बस, है ना? पूरे दिन गेम तो खेलोगे नहीं।
और भाई अगर तुम्हारी गलती से उसमें खराबी हुई ना तो पैसे काट लेती है कंपनी। ये नहीं कि यूं फेंक के दूंगा, ये ले पकड़ लैपटॉप, है ना, बेड पे कूदता हुआ जा रहा लैपटॉप, हिचको ले खाता हुआ वहां गिर रहा नीचे, अपना थोड़ी है। कंपनी कह रही है भाई ये क्या है, बोले हैंडल विद केयर करने वाली बात है। तो जान से ज्यादा प्यारा होता है कंपनी की चीज, भाई गलती होगी पैसे मेरे काट लेंगे। समझ में आई बात? अगली बात सुनो ध्यान से, मोबाइल भी एग्जाम्प्ट है, साथ में लिख लो मोबाइल एंड मोबाइल बिल। इवन उनके बिल्स भी टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि उनके बिल्स भी तुम ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, पर्सनल के लिए नहीं कर रहे। लेकिन अदर देन कंप्यूटर लैपटॉप, अब जैसे कंपनी ने तुम्हारे घर पे एसी लगवा दिया तो बॉस आके रहेगा घर पे, एसी लग रहा सोऊंगा मैं, समझ में आई नहीं बात? तुम ही सोओगे, ठंडा ठंडा मजा तुम ही ले रहे हो। अब कंपनी ने तुम्हारे घर पे एसी लगवा दिया तो ठंडक का मजा तुम ले रहे हो, ये पर्सनल बेनिफिट है या नहीं है? आरएफए जैसा। तो ताई ने बोला क्या होगा, मतलब तुम्हारा घर तो तुम्हारा है, तुम्हें आरएफए नहीं देती कंपनी ना, एचआरए देती, बट तुम्हारे घर पे एसी लगवा दिया तो क्या होगा? कितना टैक्सेबल करूंगा बाबू? जितना आरएफए में था वही टैक्सेबल हो गया। नहीं नहीं अलग से दिखाएंगे। अरे आरएफए नहीं है ना मेरा, कंपनी मुझे घर नहीं देती तो आरएफए में ऐड कर लेते। कंपनी घर नहीं देती तो अलग से दिखा दो। अब भाई मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मान लो आरके जी, मैं एम्प्लॉय हूँ, अब मैंने कहा मुझे आरएफए नहीं चाहिए, मेरा घर अपना है, तो कंपनी कह रही काम करो, चलो हमारी तरफ से एसी ले जाओ, है ना? तो अदर देन कंप्यूटर लैपटॉप हो गया, बात समझ में आई? या कंपनी को कोई पुराना माइक्रोवेव रखा है, कंपनी कह रही है ऑफिस में वो यूज नहीं होता, हम नया ले लेंगे, तू घर ले जा। तो भाई मैं कंपनी की एसेट यूज कर रहा हूं तो 10% पर है ना, मेरा क्या बनेगा? टैक्सेबल पर। और कंपनी ने वो रेंट पे लेके आपको दिया है तो एक्चुअल रेंट चार्जेस विच एवर इज, हाँ विच एवर लोअर नहीं ना, विच एवर इज एप्लीकेबल, या तो रेंट, हाँ जो भी एप्लीकेबल होगा, विच एवर इज एप्लीकेबल, या तो कंपनी ने खुद का माइक्रोवेव एसी होगा या कंपनी तुम्हें रेंट पे लेके देगा, और जितना रिकवर कर लिया वो काट लिया। बोलो भाई समझ में आ गई बात? तो ये तो सर बच्चों वाली बात, यानी इसमें कोई भी पर्क ऐसा नहीं था जो भी कोई मजेदार सी कैलकुलेशन कराए, सिर्फ एक पर्क निकला जो मजेदार कैलकुलेशन कराता, वो है आरएफए और इंटरेस्ट फ्री लोन। बाकी फ्री मील हो गया, ये सब तो बच्चों वाली बात है। अब भाई अगली मजेदार बात, एक दिन भाई ओ फिर ड्रग्स ले लो, एक ये सूंघती रहती है, एक वो पीछे सूंघ रही है ड्रग्स, एक ही दुकान से खरीदते हो क्या तुम? साथ वही तो, वही क्या साथ ही लेके आते हो ना, नाल के लेके पीछे है ना, पकड़े जाओगे किसी दिन। सुनो इधर, एक दिन भाई मेरे घर में क्या लोचा हुआ, पिताजी एक दिन शाम को ऑफिस से आए, पापा ने बोला, माँ पापा ने बोला भाग्यवान माता जी को कि भाई कंपनी ने एक ऑफर दिया है और कंपनी कह रही है हमारे कंपनी के लैपटॉप 15,000 में ले जाओ, हम नए लेंगे। मम्मी ने पूछा अच्छा तो लेके क्यों नहीं आए? मैंने कहा चलो लेके आ जाएंगे बाद में, और जो उसकी कॉस्टिंग थी, परचेजिंग प्राइस थी, वो थी 50,000 रुपये। कितनी? मम्मी ने कहा वापस निकल लो, वापस निकल लो, गाड़ी लो, वापस लो, फिर क्या लेके आओ? पहले अभी लेके आओ, क्योंकि मेरे को भी जरूरत है, मैं भी अपने ऑफिस में इस्तेमाल कर लूँगी। अब मैंने कहा मम्मी क्या होगा, क्या क्यों पापा पे अत्याचार कर रही हो, क्या बात हो गई? मम्मी ने कहा देखियो तेरे पापा भी इतनी बात नहीं समझ रहे, 35,000 का फायदा है, 35,000 का। अब मेरी मम्मी साइंस बैकग्राउंड की है, डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर, दवाई बेची हो बता देना भैया, तो होम्योपैथिक डॉक्टर है मेरी माता जी, साइंस बैकग्राउंड की भी है ना, ये सब पढ़ा हुआ, कॉमर्स का भी पढ़ी नहीं। तो मैंने कहा मम्मी देखो डॉक्टर तुम भी बन गई, मैं भी डॉक्टर बन गया, लेकिन मैं कॉमर्स फील्ड के डॉक्टर बना हूं, तुम साइंस फील्ड की डॉक्टर बनी हो, ये तो बता दो 35 का फायदा कैसे लग रहा है? 35,000 का फायदा है।
पापा ने कहा वो 3 साल पहले खरीदा था। कितने पहले खरीदा था? 3 साल पहले 50,000 की कॉस्ट थी। आज कंपनी कितना दे रही है? 15,000 दे रही है। तो माता जी कह रही है तो लेके क्यों नहीं आए? तभी के तभी कहते अभी के अभी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं घर ले जा रहा हूं आज। क्यों वेट करना 2-4 दिन का भी, कल का भी, आज ही लेके आओ। तो पिताजी कह रहे भाग्यवान, सुन तो ले पहले, सुन तो ले, फायदा है कि नहीं पहले ये तो चेक कर ले, क्या फायदा है या नहीं है, है ना। तो ताई ने कहा थोड़ा कैसे होगा मैं बताऊंगी। नहीं नहीं, सुन तो लो, थोड़ा कैसे होगा मैं बताऊंगी, कैसे फायदा होगा। तो हमने कहा ताई पहले बताओ। और एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, ताई डेप्रिसिएशन वैसे नहीं निकालती जैसे तुम दीवार पार निकाल के आते हो। स्ट्रेट लाइन रिटर्न डाउन कुछ भी नहीं। ताई कह रही है माई लाइफ माई रूल्स, मैं बताऊंगी। तू नाम कुछ भी दे ले लेकिन काम मैं बताऊंगी। नाम पे तुम दे लो बचपन की तरह, थोड़ा याद रहेगा दिमाग में, डेप्रिसिएशन। ताई ने कहा माई लाइफ माई रूल्स, माई सब्जेक्ट माई रूल्स। हमने कहा ताई बताओ। ताई ने कहा और चिल्लड़ों की तरह मैं, एक बात ध्यान रखना, जीवन में हमेशा चिल्लड़ नहीं गिनने मुझे। तो मैंने कहा चलो इतनी बात तो है, कुछ ना कुछ मंथली का हिसाब चलेगा, मतलब कि डेज नहीं गिनने की भैया 25 तारीख तक का डेप्रिसिएशन निकालूं तो 5 का निकालूं, ऐसा नहीं। ताई ने कहा मंथली हिसाब करेंगे जैसे भगवान दास जी के साथ किया था। ठीक है, अब सुनो दीदी, सुन मेरी बात। देर में नशा होता है, रबड़ का नशा ना देर में होता है। हाँ होता है, कुछ अच्छे नशे देर में होते हैं, कोई वाली बात। सस्ता होता तभी के तभी है महंगे नशे ना। सुन मेरी बात, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है तो ये मजेदार फर्क है। सुनो सुनो दीदी, नखून नहीं खाओ, सुनो। मुझसे अलग नशा नखून खाने का। सुन लो इधर, इसका मतलब पहले हमें वो डेट चाहिए जब कंपनी ने खरीदा होगा। पता लगा कंपनी ने बताया कि आज से 3 साल पहले की डेट थी, है ना, राइट। फॉर एग्जाम्पल वो डेट थी 1 जुलाई। क्या थी? 1 जुलाई 3 साल पहले। और सुनना क्या कह रहा हूं मैं। अब 1 जुलाई की डेट है जिसमें वो लैपटॉप खरीदा गया, तो तुम्हें पता कितने साल का डेप्रिसिएशन लगेगा? 3 का। और जब पापा को वो ऑफर किया, जब पापा को वो ऑफर किया तब डेट थी 31 मार्च ऑफ माई प्रीवियस ईयर, कि भैया 31 मार्च, चलो 3 मार्च कर लो, जो भी कर लो, 3 मार्च को आप इसे खरीद लो, 31 मार्च को घर ले जाना। इसका मतलब जुलाई की बाइंग थी, ऑफर 31 मार्च को, या कह दो चलो 31 दिसंबर कर दो, मेरे प्रीवियस ईयर का 31 दिसंबर। अब हमारे सामने 2 लोचे सामने आए, एक मेरा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, एक बाइंग है 1 जुलाई की, और मुझे घर कब ले जाना है? समझ रहे हो बात समझ में आई? अब सबसे आसान बात सुनना ध्यान, सबसे आसान बात। ताई ने इतना आसान किया, ताई ने कहा भाई तुम एक दिन खुद कह दोगे अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन को तो डिलीट करके इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन याद करने चाहिए। ताई ने बोला हिम्मत से एक चीज याद रखना, हिम्मत करके, कि हमें वो डेट रखनी है जिस दिन असेट बाइंग करें। ठीक है, राइट। और उसके हिसाब से क्या लगाना है? डेप लगाना है। तो कंप्यूटर था, ठीक है। तो सबसे पहली डेट बताओ, पिताजी से पूछो कब कंपनी ने बाय करा? 1 जुलाई 3 साल पहले। 3 साल पहले 1 जुलाई को कीमत कितनी थी? 50। अब ताई ने बोला अकाउंट्स में तुम क्या करोगे? जुलाई से जाओगे 31 मार्च, यही करोगे, डेप निकाल दिया। फिर 1 अप्रैल से अगली 31 मार्च, फिर 1 अप्रैल से अगली 31 मार्च, और फिर 1 अप्रैल से दिसंबर तक, यही तो करते हो अकाउंट्स में। उस साल का निकाला, उस पूरे साल का निकाला, पूरे साल का निकाला, और जिस साल में बेची उसके उतने महीने निकाल दी। कहने का गलत जवाब, माई लाइफ माई रूल्स। मैंने कहा योर लाइफ योर, आसान बनाना था, मतलब दिक्कत मत करना। कहने का चलो एक काम करते हैं, 1 जुलाई को मैंने 50,000 की खरीदी, अगला ईयर आएगा, अगले ईयर में एसेट का क्या बनेगा? हैप्पी बर्थडे। बोलो हैप्पी बर्थडे, बोलो जल्दी।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बना। हैप्पी बर्थडे पे जब बनेगा एसेट का तो हैप्पी बर्थडे बनाएंगे उसका 50% से। कितने परसेंट से? कितने परसेंट से बनाएंगे? ओ भाई डेप्रिसिएशन का रेट ताई ने कितना लिया बताओ यार? 50% डेप्रिसिएशन कितना हो गया? सुन तो लो, ताई 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 की लाइफ, ताई की रूल 50%। अब बताओ WD, इसे WDV तो बोलोगे, तो WDV कितनी होगी एसेट की? होश में सुनना मैं क्या कह रहा हूं। फिर बोलो हैप्पी बर्थडे, बोलो जल्दी। हैप्पी बर्थडे कब आएगा? 1 जुलाई अगले साल। ओ भाई कब आया? 1 जुलाई। फिर से हैप्पी बर्थडे, सेकंड बर्थडे आया। तो देखो यार केक लगाते थे, केक में 1 मोमबत्ती 2 मोमबत्ती, यहां पर दूसरे बर्थडे पे 2 मोमबत्ती में कितने केक लगा? 12,500 का। कितना आ गया? फिर आया तीसरा बर्थडे, बोलो हैप्पी बर्थडे, बोलो। बोलते नहीं भाई तुम, धीरे सोना मत, हैप्पी बर्थडे। अब तीसरा बर्थडे कब आएगा? 1 जुलाई तीसरे साल। फिर 50% लगाया, अब 6250, वैल्यू कितनी रह गई? अब ये बताओ अगला बर्थडे आने से पहले ही, अगला बर्थडे आने से पहले 31 दिसंबर को, अगला बर्थडे से पहले 31 दिसंबर को एम्प्लॉय को ऑफर किया गया कितने का? फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? फायदा है नुकसान है? नुकसान है ना। खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? नहीं खरीदना चाहिए। नहीं खरीद, क्यों खरीद ले रियल लाइफ में? अब ताई के हिसाब से हो गया, अब इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो रही है ताई के हिसाब से। ताई क्यों छोड़े? अरे हमने तो लैपटॉप में मतलब है, तो हमें को मतलब नहीं, हम मना कर देंगे। हमने फिर माता जी को समझाया, माता जी 6,250 की चीज आपको 15,000 में ऑफर की जाए तो आपको क्या हो रहा है? मना कर दो। और अगर एम्प्लॉय ने खरीद लिया क्वेश्चन में तो क्या लिख दोगे? देयर इज, अब माइनस करके नेगेटिव से पैसे थोड़ी ले लोगे ताई से, तो क्या होगा? टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू नील टैक्स। क्वेश्चन समझ गए? दूसरा क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा, दीदी रुक जाओ, फोटो मत खींचो अभी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पिताजी को बोला लैपटॉप घर ले जाओ, पिताजी लैपटॉप घर ले जाओ 5,000 रुपए में। अब मम्मी कह रही है अरे तो 5,000 रुपए मिल रहा था बिल, अरे तो लेके ही आ जाते। तो मम्मी को लग रहा 5,000 में 45,000 का फायदा है। मम्मी 50,000 की चीज 5,000 मिल रही है तो 45 का फायदा क्यों बोल रही हो? कितने का फायदा? अब कैसे लिखोगे? वर्किंग नोट बना दिया मैंने। अब मैं लिखूंगा 6,250 की WDV और अगला बर्थडे आने से पहले बीच में बेच दिया। अब एग्जाम की गलती सुनो क्या होता है। बच्चा कह रहा है मेरा नाम है गोगा, कुछ आया हूं तो लेके जाऊंगा, है ना? पिक्चर देखे ना ये वाली, मेरा नाम है गोगा, कुछ आया हो तो लेके जाऊंगा, मेरा नाम है गोगा, एग्जाम में आया हूं तो कुछ करके आऊंगा। अब उसी खोपड़ी में पता क्या घूमता है? 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सर 6 महीने का 6 महीने का हिसाब किताब क्यों नहीं किया? करना है नहीं करना? नहीं करना। ताई कह रही है चिल्लड़ नहीं गिनने मुझे। और ताई ने इतने भयंकर लॉ बना दिया, ताई ने कहा तुम मंथली छोड़ो, मैं ईयरली हिसाब करती हूँ, मैं मंथ के भी चिल्लड़ मानती हूँ। ताई ने कहा बर्थडे है, बर्थडे है, उस एसेट की अगली परचेजिंग डेट आ रही है तो डेप्रिसिएशन लगेगा कंपनी में। अगर उस एसेट की अगले बर्थडे की डेट से पहले वो एसेट कंपनी से उठकर कहां चली गई? एम्प्लॉय के चली गई, तो मैं उसको डेप नहीं लूंगी। तो 6 महीने का डेप क्या करना है? इग्नोर करना है। अब 6,250 की चीज तुम्हें ऑफर की गई बाबू, कितने रुपए की? कितने का फायदा? तो ताई कह रही है 12,050 रुपए अपने आउटर कॉलम में लिख देना। बेसिक डीए कमीशन बोनस अलाउंस पर्क, पर्क में लिख देना क्या? ट्रांसफर ऑफ द एसेट या बाइंग ऑफ द कंपनी एसेट। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या नाम देंगे बाबू? परचेज ऑफ
कंपनीज असेट, और परचेज को ताई नाम देती है ट्रांसफर। तुमने कंपनी की असेट को परचेज किया जिसमें तुम्हें WDV से ज्यादा क्या मिल गया, बेनिफिट मिल गया। क्या मिल गया WDV से ज्यादा बेनिफिट मिल गया। कितने रुपए लिख देंगे, लिख दोगे ना। अब बताओ, अब देखो ये बात कैसे लिखी है, देखना जरा। अगर कंप्यूटर लैपटॉप है तो कार है तो कार तुमने कंपनी से बाय कर ली, और जिनके अलावा बाकी एसेट है तो है ना। तुमने रेसलिंग देखी, रेसलिंग कभी, रेसलिंग खली, अरे रियल वाले, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, पुराने में अंडरटेकर था, अंडरटेकर। तो भाई वो तो लड़कों की रेसलिंग होगी कि लड़कियों की रेसलिंग है। लड़कियों की रेसलिंग में इंडिया की तरफ से कौन गया, लड़कों की में तो खली गया था, इंडिया की तरफ से कौन गया, कविता, कविता तो नाम था उनका, लेडी रेसलर इंडिया की तरफ से जो WWE में लड़ने गई। एक और गई थी जो तुम्हें नहीं पता, उसका नाम है कम्मो, गाना गाता है मेरे दिल ले गई हुई कम्मो किधर, क्या नाम है उसका, कम्मो। जब कम्मो ने जाके WWE में तहलका मचा दिया तो WWE वालों की TRP बढ़ गई 50%। फिर धीरे धीरे कम्मो की पिटाई होनी शुरू हो गई, TRP हो गई कितनी, 20। और फिर एक दिन कम्मो को रेसलिंग से बाहर निकाल दिया, अब तुम्हें खली की तरह घर चले जाओ, अब TRP कितनी रह गई, समझ गए। तो गाना गाओ मेरा दिल ले गई हो कम्मो की तरफ, है ना दीदी, तुमने गाने सुनती नहीं सुनती, मोबाइल छोड़ो तुम, मेरा दिल ले गई हो कम्मो किधर, मैं ढूंढो उसको इधर उधर, ये वाला पुराना गाना गाएंगे, CMO कम्मो 50 20 10। और जो लड़कों की रेसलिंग होती है उसे बोलते हैं WWE, और जो लड़कियों की रेसलिंग होती है उसे बोलते हैं WWS। समझ गए। अब कंप्यूटर, M से मोटर कार, अरे मोटर कार, मशीन नहीं, मोटर कार, मशीन मत कर देना, बिल्कुल भी गड़बड़ हो जाएगी। O से हाँ 50 डेप्थ, और सबसे खतरनाक बात W से WDV और SLM। लेकिन क्या नहीं गिनने, मंथ नहीं गिनने, क्या बनाना है, तो साथ में अपने नोट्स में लिखेंगे हैप्पी बर्थडे बनाना है। हैप्पी बर्थडे बनाना किसका, असेट का बनाना है हैप्पी बर्थडे। असेट की डेट से सॉल्यूशन करना है, असेट की डेट से मेरे प्रीवियस ईयर से कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्रीवियस ईयर में तो सेल डेट आएगी, बात खत्म। तो असेट की डेट के हिसाब से क्या कर देना है, बोलो भाई लोगों, क्या कर देना है, सॉल्यूशन कर देना है। चटपटा क्वेश्चन है होमवर्क में, और गलती मत कर देना, और ये मत कह देना हुआ नहीं, मिला नहीं, टाइम नहीं मिला। RFA भी है, भगवान दास जी भी हैं, गिफ्ट भी है। और सुनो ध्यान से, एक है यूज ऑफ कैमरा और एक है सेल ऑफ कार। तो अगर यूज वर्ड लिखा है तो पर कौन सा लगेगा बाबू, ये वाला। पर्क नंबर 7 इज यूज ऑफ कंपनी असेट बाय एम्प्लॉय, ठीक है, RFP की तरह। और अगर सेल या ट्रांसफर वर्ड लिखा है तो कौन सा लगेगा, ये वाला, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट टू एम्प्लॉय, यानी सेल ऑफ मूवेबल असेट टू एम्प्लॉय, तो कौन सा लगेगा, ये वाला पर। इस क्वेश्चन में वो सारे परक्यूजिट्स इंक्लूड कर दिए मैंने जो अब तक हमने, वो नलायको, जो अब तक हमने क्या कर लिए, बोल लिए रे, पढ़ लिए। अगला बताओ, ये वर्ड सुना है तुमने, स्वेट इक्विटी, क्या होता भाई ये, हाँ ईसो, बिल्कुल सही बात। स्वेट का मतलब पसीना, हाँ यही है, और इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर,
तो ये कहा गया कि जो भी एम्प्लॉय अपनी कंपनी के लिए पसीना बहाएगा तो उसको हम सस्ते दाम पे क्या दे देंगे? ओ सुन नहीं रही, उसको हम सस्ते दाम पे, इधर आज क्यों रखा मोबाइल इधर, उसको हम सस्ते दाम पे क्या दे देंगे? शेयर दे देंगे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब एक शेयर जो मार्केट में चल रहा है, मान लो कंपनी का 1000 रुपए का, और कंपनी कह रही है हम एम्प्लॉय को देते हैं 700 रुपए का, तो एम्प्लॉय के दिमाग में झट से लालच आएगा, अबे 1000 रुपए की चीजें 700 मिल रही, कल ही बेच दूंगा तो ही 300 का प्रॉफिट हो जाएगा। आएगा नहीं आएगा लालच? अगर तुम्हें ये लालच आ सकता है तो ताई को नहीं आ सकता? ताई कह रही है 1000 रुपए की चीज कंपनी तुझे 700 में दे रही है। 1000 रुपए की चीज कंपनी कैसे दे रही है? अब उसका नाम कोई भी हो, इत्तेफाक से उसका नाम क्या निकला? इक्विटी। तो ताई कह रही है भाई बुरा मानने वाले क्या बात है अगर मैं टैक्सेबल बोल दूं तो? भाई अभी तुमने पढ़ा 6250 का लैपटॉप कितने में दे दिया? 5000 में दे दिया। ऐसी 6250 की इक्विटी तुम्हें 5000 में मिल रही है, तो बात तो एक ही है, तो इसमें बुरा क्यों मान रहे हो? आखिर बुरा क्यों? हमने बोला ताई लिख दो, फिर और क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते, लिख दो भाई। तो ताई ने एक अलग पर्क बना दिया, क्या? स्वेट इक्विटी पर। ताई ने बोला बहुत सिंपल सी बात, इतना टुच्चा फॉर्मूला, बिल्कुल टुच्चा फॉर्मूला, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। क्या बन गया तुम्हारा? टैक्सेबल पर। ओ भाई बन गया नहीं बन गया? मैं मना कर रहा हूं, उसको भी क्लास ज्वाइन करा देना, फिर दोनों साथ में पढ़ा करना, है कि नहीं बात? भाई बॉस गलत कर रहा हूं कुछ मैं? ना वो पढ़े ना हम पढ़े, ना तुम सीए ना हम सीए। बुरा लगता है, टीचर को भी बुरा लगता है पढ़ाते टाइम। बात मत पलट, बात नहीं पलटने का। देख 200 कैसे बचाती है? सर छोड़ो ना। अरे भाई एफएमवी का मतलब क्या होता है? जितना इक्विटी शेयर लिस्टेड है ना, जितना इक्विटी शेयर लिस्टेड है। बहुत सिंपल भाई, मान लो कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी बताओ, कोई भी कंपनी बोल दो जो तुमने सुन रखी हो। रिलायंस सुन रखी है? रिलायंस बोल दें। अब तुमने देखा रिलायंस का शेयर प्राइस कितना है, तुमने डाला एनएससी बीएससी में लिखा रहा है रिलायंस का शेयर प्राइस है 3024 रुपए का, मोटा मोटी 3000 का। इसे बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ। इंडिया का सबसे महंगा शेयर कौन सा है भाई? भाई साहब ओवर वैल्यूड जबरदस्ती, 1,35,000 रुपए, है कि नहीं बात? यानी जब मुझे पहली बार एमआरएफ के बारे में पता लगा तो तब ये 60,000 रुपए का था, और जब कोरोना में क्रैश आया था तब ये उतना ही था, 50-60 हजार रुपये, मतलब 2-3 साल में डबल हो गए, है ना। अब ये बताओ इसको क्या बोलोगे भाई? फेयर मार्केट वैल्यू, कि एक शेयर एनएससी और बीएससी, हाँ फेयर मार्केट वैल्यू यानी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड प्राइस, मार्केट वैल्यू उसे होता है। हाँ कर सकते हैं, पता नहीं क्यों नहीं स्प्लिट करते हैं, कोई खरीदता ही नहीं है भाई। और क्या रिलायंस कर रहा है, रिलायंस कह रहा है बोनस शेयर दे देंगे, आधा हो जाएगा प्राइस। हाँ हर कोई कंपनी करती है, रिलायंस करने वाली है अभी, स्प्लिट करने वाली है रिलायंस, मतलब बोनस शेयर दे देंगे, एक के बदले एक बोनस दे देंगे। तो वो भाई मेरे पास एक शेयर है 3000 रुपए का, अब 2 हो जाएंगे तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 1500 रुपए। तो जब शेयर की कीमत कम होती है तो लोगों के दिमाग में खरीदना आसान लगता है कि नहीं बात? तो इसका मतलब ये नहीं कोई सस्ता शेयर तो टुच्चा शेयर है ना। सस्ता शेयर तो बढ़िया हो सकता है अगर उसकी कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं। अब तुम कह दो एमआरएफ का 1.5 लाख का शेयर होने वाला है जी, और रिलायंस 3 पे लटका पड़ा है, तो इसका मतलब एमआरएफ ज्यादा बड़ी कंपनी होगी रिलायंस से? ऐसा नहीं है। एमआरएफ सिर्फ टायर बना रही है, रिलायंस इंडस्ट्री बहुत सारी चीजें बना रही है, बस एमआरएफ वाले स्प्लिट नहीं करते, पता नहीं क्यों, ना बोनस देते ना स्प्लिट करते। चलो कोई बात नहीं, मार्केट वैल्यू समझ गए, ठीक है। ये बताओ इसका आंसर बता दो भाई, स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन 54 का आंसर बता दो। नहीं तो मुझे अमाउंट बता दो ना, अकाउंट्स के महारत हो तुम तो, मान नहीं लेना, होश में निकाल लो। मान क्यों लूं भाई मैं?
चलो आप 1,00,000 ले लीजिए, ऐसी क्या बात हो गई? कितना परक्विजिट्स बताओ पीछे दीदी लोग? 1,00,000 इधर चेक कर लें। देखो बताओ 1,000 शेयर दिए सेट इक्विटी के नाम पे, तो 1,000 तो यूनिट हो गई। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? फेयर मार्केट वैल्यू आ गई। जो मार्केट में शेयर 300 रुपए का चल रहा है उसको कंपनी कितने का दे रही है तुम्हें? ओ भाई मात्र 200 रुपए में 100 रुपए का मजा ले लिया। 1,00,000 इंटू 100, 1,000 इंटू 100, 1,00,000 रुपए अपने सैलरी के फॉर्मेट में जाना, परक्विजिट्स के अंदर जाना, नीचे लिख देना स्वेट इक्विटी परक्विजिट्स और ये वर्किंग नोट बना देना, वर्किंग नोट नंबर डाल के। वर्क जैसे अकाउंट्स में करते हैं ना, वर्किंग नोट 1 2 3, सैलरी का क्वेश्चन 4-5 पेज में जाता है। जरूरी कोई नंबर फॉर्मेट के नहीं है, नंबर वर्किंग नोट। आईसीआई की कॉपी में, आईसीआई के मॉड्यूल आ गया ना, आईसीआई के मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना एंड में सैलरी के, उसे होश में पढ़ लेना। 1 पेज का सॉल्यूशन है, 10 पेज के वर्किंग नोट है। आईसीआई कुछ एक्स्ट्रा ही वर्किंग नोट देता है। वर्किंग नोट के नंबर कितने काटेंगे? वर्किंग नोट के ही नंबर है, आंसर अगर सही है तो भी वर्किंग नोट के नंबर है, आंसर के नंबर नहीं। आंसर तो पड़ोसी से लिख लूंगा मैं। भाई बगल में बैठा था, भाई तेरा स्वेट इक्विटी कितना आ रहा है? वो कह देगा बगल वाला 1,00,000। चलो मान लिया, इतनी चीटिंग अलाउ कर दी या तुमने कर ली बच के। आईसीआई को भरोसा नहीं है। आईसीआई कह रहा है 1,00,000 दिखा मुझे। क्यों दिखा? वरना आईसीआई का मुंह नहीं दिखा पाएगा तो रिजल्ट वाले दिन। इसलिए मॉड्यूल के क्वेश्चन करना इसलिए अनिवार्य होता है जिससे मुझे पता लगता है कि मुझसे आईसीआई क्या एक्सपेक्ट करता है। आईसीआई आपसे वही एक्सपेक्ट करता है जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस, एंड के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कर रखे हैं, उसमें वर्किंग नोट देखना जाके, है ना। पहले थ्योरी लिख, मतलब अगर इसका वर्किंग नोट बनेगा ना तो इसके वर्किंग नोट में मुझे ये लिखना पड़ेगा, ये डेटा fair market value on the date on which the option exercised by the SSE as reduced by the actual amount recovered is sweat equity perquisite। ये तो मैंने फॉर्मूला बना दिया बस कि बच्चा फॉर्मूला लेटर है एफएमवी माइनस अमाउंट पेड। आईसीआई ने एफएमवी माइनस अमाउंट पेड थोड़ी दिया है, आईसीआई तो 4 लाइन लिख दी। हाँ दीदी हाँ, गुस्सा नहीं करने का, लिखनी पड़ेंगे, ठीक है। अब सुनो, अगला जो क्वेश्चन है वो है कैपिटल गेन का। किसका है? लेकिन कैपिटल गेन में नहीं पढ़ाता मैं, सैलरी हेड में पढ़ा देता हूं। अब मैं बताता हूं कैपिटल गेन क्यों। अब जो विक्की भैया हैं, विक्की भैया को शेयर्स मिल गए, 300 वाला शेयर कितने मिल गया? 200 का मिल गया। अब विक्की भैया कह रहे हैं जिंदगी पर थोड़ी रखूंगा। अब उन्हें लगा 300 वाला शेयर जो 200 में मिला है ना, वो विक्की भैया ने बेच दिया। और विक्की भैया ने बेचा एट ₹500 पर शेयर, मतलब उसी साल में, तुम्हारे ईयर में एकदम से कोई हाइप आया उस शेयर के अंदर और कुछ ही दिन में वो शेयर 20% बढ़ गया, है ना। चलो ज्यादा लग रहा तो 400 तो कर सकते हैं एक साल में, 300 का शेयर 400 तो पहुंच सकता है। अब विक्की भाई कह रहे हैं हमारे कौन रखेगा जीवन भर, बेचो यार, मिल रहा है प्रॉफिट, मिल रहा है, बेचो। अब कैपिटल गेन का बहुत सिंपल फॉर्मूला जो अकाउंट्स में करते हैं। अकाउंट्स में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कैसे निकालते हो? सेल प्राइस ऑफ द एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ द एसेट, ये तो करते हो ना। और डब्ल्यूडी वाली एसेट होती है डब्ल्यूडी माइनस, ये तो करते हो। ताई ने बोला मैं भी फॉर्मूला सेम रखती हूं, तो ताई ने बोला मैं फॉर्मूला बना दूंगी अब, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट। बस ताई इस प्रॉफिट को क्या नाम देती है? कैपिटल गेन। क्या नाम देती है बाबू? और क्योंकि अभी शेयर मिले अभी बेच दिए, मैंने तो पढ़ाई दिया, राहुल गांधी वाली बात हो गई है, तो है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन, तो ये ताई का आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और टैक्स वेक्स की बात नहीं करते। सेलिंग प्राइस क्यों पता लग गया? सेलिंग प्राइस हो गया, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, तो 1000 शेयर इंटू कितने रुपए का बेचा एक शेयर?
तो सेलिंग प्राइस कितना होगा भैया? 1 लाख इसमें आ गया। ना दीजिए ना, सुन तो लो, क्या हो गया? 4 लाख। लोचा जो फंसा है, बताओ कॉस्ट कितनी? हमें तो 200 का ही पड़ा। लेकिन कॉस्ट तो 300 है। हाँ तो बताओ। फेयर मार्केट वैल्यू ना, हमें तो 200 का पड़ा। नहीं, लेकिन कॉस्ट तो उसकी 300 ही है। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट तो 200 ही है। यार मार्केट वैल्यू तो उतनी है। तो क्या? लड़ो मत, अब बॉक्सिंग वो लेके आया करो, एक दूसरे के मुक्के बजाया करो मुंह पे एकदम। मैं तेरा चश्मा फोड़ू, तू मेरा चश्मा फोड़ दियो। लॉजिक तो बताओ, क्या लगता है? 300? 200 का ही, 200 भाई बताओ दीदी लोग, पीछे वाले, कभी कभी आने वाले बच्चे, कभी खुशी कभी गम की तरह, वो कहते तू बोल। कॉस्ट और शेयर तो 200 ही है, पड़ा तो उसे 200 है। बोलो। खरीदा तो उसने 200 में ही। मैं उसको क्यों कह रही बोलने को? मैं तुमसे पूछा हूं, बोलो जल्दी। सिंपल सा क्वेश्चन है, 300 रुपए की चीज 200 में पड़ी, ताई ने उसका हिसाब बता दिया सैलरी हेड में, क्योंकि वो मुझे कंपनी से मिली। अब उसी चीज को मैंने मार्केट में बेच दिया, तो ताई ने कहा क्योंकि तूने बेचा, शेयर बेचा, तो कैपिटल गेन में जाएगा। एसेट बेचते तो कहां जाता है? कैपिटल गेन में। अब ताई ने कहा भैया सैलरी हेड में 1 लाख रुपए टैक्सेबल होगा, ये बता दिया। कंपनी एक एम्प्लॉय वो बेचारा जो बेच रहा है कैपिटल गेन में कितना, उसकी कॉस्ट बता दो। अब आगे तो 300 ले लो। 300 या 200? एक बार आपने ले लिया। बोलो। वो उसका लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट है। ये बात बताओ, सुनना ध्यान से, अगर मैं यहां ले लूं 200, क्योंकि 200 का पड़ा मुझे, तो 200 इंटू 1000 कितना है बाबू? 2 लाख। तुम्हारा प्रॉफिट कितना आ गया? 2 लाख। फिर तुम 2 लाख पे मुझसे क्या मांग लेना? राहुल गांधी के नाम से टैक्स मांग लेना। 1 लाख में तो ऑलरेडी दे चुके। 1 लाख पे यहां मैं टैक्स दे चुका हूं। किस में दे चुका हूं? सैलरी में अपनी इनकम बनाई, और सैलरी हेड के तहत मैंने क्या दे दिया? टैक्स दे दिया। इसी 1 लाख को तुम इसमें भी इंक्लूड कर रहे हो। अरे जब तुमने 1 लाख रुपए पे टैक्स ले लिया, तो तुमने 300 के बराबर टैक्स ले लिया मुझसे। 200 का मुझे पड़ा, और 100 रुपए का तुमने क्या ले लिया? यहां पे टैक्स ले लिया। तो बताओ मेरे ऊपर, मेरी जेब पे बोझ कितना गया? 200 रुपए तो मेरी जेब से चले गए, यानी 2 लाख रुपए तो मैंने कंपनी को दे दिए, और 1 लाख रुपए जो तुमने मेरा बेनिफिट बनाया, उसमें मैंने क्या दे दिया? टैक्स दे दिया। तो 200 चले गए, 1 बचा के टैक्स दे दिया, तो मेरी कीमत तो जेब से उतनी पड़ी ना। तो मेरी कॉस्टिंग कितनी होनी चाहिए? 300 होनी चाहिए, है ना। तो ताई ने बोला भाई गुस्सा क्यों कर रहा है? गुस्सा क्यों कर रहा है? लिख देती हूं ना, गुस्सा मत कर। ताई ने लिखा एज पर सेक्शन 49(2) where capital gain arises from the transfer of equity share, the cost of acquisition such share shall be फेयर मार्केट वैल्यू ही तेरी कॉस्ट मानूंगी। इसलिए कॉस्ट यहां पे बाबू 200 नहीं, कितना लिखना चाहिए? 300 इंटू 1000 शेयर, 3 लाख। कितना आ गया? अब 1 लाख आता है। 1 लाख का प्रॉफिट है। 1 लाख पे कैपिटल गेन में टैक्स दे दियो, और 1 लाख पे सैलरी हेड पे टैक्स दे दियो। तो जिस वैल्यू पर मैंने टैक्स दे दिया, वो मेरी दोबारा से टैक्सेबिलिटी, तो डबल टैक्सेशन कैसे कर रहे हो? तो ताई ने ये बात यहां पर, बिल्कुल लॉजिकल बात है, अब रटने वाली बात नहीं है। रट्टे हुए बच्चे रटना चाहें तो रट लें। क्या? फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट सैलरी, सेल माइनस फेयर मार्केट वैल्यू कैपिटल गेन। पर मुझे लगता नहीं भाई, बिल्कुल सिंपल लॉजिकल बात है, इसमें रटने की कोई, है ना, लॉजिक बनता नहीं है। लेकिन फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कहां जाएगा? और सेल प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू टू एम्प्लॉय इज इक्वल टू, मैं लिखवा रहा हूं पर इस फॉर्मूले में कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि तुम लॉजिक समझ चुके हो। क्यों? क्योंकि आपने पहले मुझसे 1 लाख रुपए सैलरी हेड में मेरी इनकम मान के क्या ले लिया? टैक्स। तो फिर मैं डबल टैक्स क्यों दूं? मैं अपना प्रॉफिट 2 क्यों बनाऊंगा? मैं 1 बनाऊंगा। इसलिए मैं कॉस्ट कितनी मानूंगा? 300 रुपए। बोलो भाई बॉस, समझ रही बात? तो लेट हो मत बिल्कुल भी। सर देखो नशे पे भी आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये वाला अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, थोड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ तैयार, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तैयार हो जाते हो, बिल्कुल जैसे बस नहीं होती, बस स्टेशन आने वाला है ट्रेन की तरह। कुछ लोग होते हैं स्टेशन पे गाड़ी रुकती है नहीं,
पर कूदना पहले शुरू कर देते हैं। चलती ट्रेन में कूदने का अलग इंजॉयमेंट है ना, ऐसा लगता है एडवेंचर रिस्क। ऐसी क्लास खत्म नहीं होती, बैग पैक करके वो तैयार रहते हैं, बस सन ने बोला ओके टाटा बाय बाय, भागते हुए चलेंगे। ठीक है, सुनो मजेदार बात है कि मजे मजे में तुमने क्या पढ़ लिए? कौन से सारे? कौन से सारे? जो सबके लिए टाइप से बना है। हाँ, ये तुमने सारे पढ़ लिए। ये हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे है कि नहीं है? अब आती है बात सर, बहुत खतरनाक बात सुनेंगे अब। ये वैसे इसमें भी हमने मोटर कार को कर लिया 20%। ना 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 बाबू, वो मोटर कार सेल है और ये वाला है यूज। यही तो समझा रहा हूं। तो वही 10% क्या दिक्कत है? माई लाइफ माई रूल्स। जो तुमने कार का पर्क पढ़ा वो क्या था? सेल ऑफ कार्स, कम्मो। बाबू कम्मो क्या था? सेल ऑफ कार। ये जो मोटर कार है ये क्या है? सेल ऑफ कार किसी भी इंप्लॉय को किया जा सकता है। तुम अपने कंपनी के पियोन को सेल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी की कार का यूज पियोन नहीं करता है कि नहीं बात? वो कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी का कोई 20% होल्डिंग रखने वाला इंप्लॉय, याद आई ना बात? वही तो करेगा। बोलो, तो यूज ऑफ कार का मतलब है कंपनी की असेट ओन्ड कार है, वो कौन यूज कर रहा है? इंप्लॉय। तो इंप्लॉय जरूर वो क्या होगा? डायरेक्टर होगा या खास इंप्लॉय होगा। सेल तो किसी को भी कर सकते हो। 10% ना ना ना, वो अलग ही मसला है, वो अलग ही लेवल है, तुम्हें अगली क्लास में पता लगेगा। इसमें एक बहुत ही खतरनाक बात, ये जो लिखा है बाबू स्पेसिफाइड इंप्लॉय, ये क्या लिखा है? अब सुनेंगे ध्यान से। अगर इस स्पेसिफाइड इंप्लॉय को डायरेक्टली ये पर्क दिया जा रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूं? सच फैसिलिटी गिवन टू एम्प्लॉय, है ना, डायरेक्टली बाय द कंपनी। समझ रहे हो कि जैसे कंपनी ने डायरेक्टली कह दिया ये ले कार ले ले, ऐसी वॉचमैन, स्वीपर, गार्डनर, भाई ये तू ले ले, और एक कुक को बोल दिया कि सर के घर पे जाके खाना बनाना है, पैसे वैसे नहीं मांगने, पैसे कंपनी से कर लियो बात। तो डायरेक्टली आपने कुक को और चौकीदार को कहां भेज दिया? घर पे भेज दिया। तो ऐसे काम अगर किए हैं तो ये टैक्सेबल होंगे किसके लिए? फॉर ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। इसका मतलब अगर कोई एम्प्लॉय नॉन स्पेसिफाइड है, होश में सुन रहे हो बात? एक एम्प्लॉय जो डायरेक्टर नहीं है, एक एम्प्लॉय जो मिनिमम 20% नहीं रखता, मान लो जैसे मैं मानता हूं, अब मैं मान लो अपनी कोचिंग कंपनी में डायरेक्टर नहीं हूं और ना ही मेरा 20% शेयर है ना, लेकिन भाई मेरी कंपनी मुझे कह रही है, आरके जी मुझे कह रहा है, कंपनी मुझे कह रही है कि सर आप सुबह आते हो शाम को जाते हो, है ना, खाने वाने की दिक्कत रहती है, कुक हमारी तरफ से ले लो, कुक हमारी तरफ से ले लो। अब कंपनी ने कुक अरेंज कर दिया कि भाई वो सुबह मेरा नाश्ता, लंच और डिनर बना दिया करेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं ना ही डायरेक्टर हूं और ना ही 20% की होल्डिंग रखता हूं कोचिंग की वोटिंग पावर में या इक्विटी में। तो मैं नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉई हूं, पर कंपनी मेरे ऊपर इतना मेहरबान होगी मुझे कुक दे रही है। अब भाई ये क्या हो गया? अब पहला सवाल ये आता है, क्या नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को स्पेसिफाइड वाला मजा मिल सकता नहीं मिल सकता? तो ताई ने कहा ऐसा कहां लिखा है? नहीं मिल सकता। कंपनी मेहरबान है, क्या दिक्कत है? कंपनी मेहरबान, एम्प्लॉय पहलवान, क्या दिक्कत है ना? अब मान लो यही बात क्वेश्चन में टपक गई कि क्वेश्चन में स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, कुक एक एम्प्लॉय को दिया गया और एम्प्लॉय खास एम्प्लॉय नहीं है, तो पहले तो यह पहचानना ये पर्क कौन से हैं, कौन से पर्क हैं? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वाले पर्क हैं। समझ गए? एक तो ये याद रखना है, अब इतना दिमाग तो याद चलाना पड़ेगा। दूसरा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वाले पर्क एक ऐसे बंदे को दिए गए हैं जो स्पेसिफाइड नहीं है। अब
अब नॉट टैक्सेबल क्या लिख देंगे, इसलिए मैंने क्या वर्ड लिखा है बाबू यहां पे, टैक्सेबल फॉर ओनली का मतलब क्या है कि अगर स्पेसिफाइड वाले पर, चलो इस बात को यहां लिख देता हूं, हाँ मजा लो। ताई कह रही कंपनी इतनी मेहरबान हो रही तो तू हम भी तेरे पे मेहर, तू मजा ले, तू ले कंपनी से, क्योंकि ताई को पता है कंपनी इतनी पागल है नहीं, फालतू खर्चा नहीं करेगी अपने नॉर्मल इंप्लॉय के लिए। मतलब कंपनी का मैनेजर है तो मैनेजर तो कंपनी के बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, फाइनेंस मैनेजर अलग है, एचआर मैनेजर अलग है, फिर सबको दो, फिर बराबर का हिसाब करो, इक्विटी फॉलो करो, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो अगर ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वाले पर किसको दिए, नॉन स्पेसिफाइड को मिले हैं, तो नॉन स्पेसिफाइड के लिए क्या हो जाएंगे, एकदम। समझ में आ गया। बताओ ताई ने से माफ क्यों कर दी, क्योंकि ताई को पता है ऐसे लोग होते नहीं है भाई, ऐसे लोग होते ही नहीं है कि कंपनी नॉन स्पेसिफाइड को ये वाले पर दे दे। ये बात नोट कर ली, बोलो भैया समझ में आ गई बात। क्या याद करेंगे, आज की बात क्या निकली, स्पेसिफाइड वाले पर अगर नॉन स्पेसिफाइड इंप्लॉय को मिले हैं तो वो एग्जेम्प्ट है नॉन स्पेसिफाइड के लिए। अगली बात, ये तो था ये वाली बात कि गिवन, है ना, ताई ने बोला अगर हुआ ये कि स्पेसिफाइड वाले पर्क नॉन स्पेसिफाइड को मिले हैं और वो रिएंबर्समेंट में मिले हैं, कैसे मिले हैं, रिएंबर्समेंट बाय एम्प्लॉय। अब रिएंबर्समेंट कैसे हो सकता है, सुनना ध्यान से, मैं कौन हूं नॉन स्पेसिफाइड, मेरे घर में कुक आया, मैंने सैलरी खुद पे कर दी, और फिर मैंने कंपनी के अकाउंटेंट को बोल दिया भाई कुक की सैलरी थी 10,000 रुपये महीना, ठीक है, पूरे साल का खर्चा हो गया 1,20,000 रुपये निकाल खाते में ट्रांसफर कर। यानी स्पेसिफाइड वाले पर डायरेक्टली ना देके क्या हो रहे हैं, ताई ने क्या बोला होगा भाई, ताई ने बोला टैक्सेबल फॉर ऑल, चाहे वो स्पेसिफाइड हो चाहे वो, लिख लो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय बाबू, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। ये एग्जाम में आता, ये ICAI के क्वेश्चन में भी, ICAI के क्वेश्चन में तुम्हें ये ट्रिक कह दो या एडजस्टमेंट कह दो मिलेगी। तो ICAI की इलिस्ट्रेशन करोगे ना परक्यूजिट्स वाली और क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें ये ट्रिक मिलेगी उस क्वेश्चन में। तो बच्चा समझ नहीं पाता, बच्चा कहता है सर नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, उसके लिए स्वीपर गार्डनर कार टैक्सेबल क्यों कर रखी है, तो जरूर वहां पे क्या लिखा होगा, ठीक है। इन शॉर्ट चाहे ऐसे याद कर लो, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वाले पर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए तो टैक्सेबल होंगे ही होंगे, नॉन स्पेसिफाइड के लिए वो तभी टैक्सेबल होंगे अगर रिएंबर्समेंट है। चाहे ऐसे याद कर लो राज की बात, भाई स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वाले तो स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल है, तभी तो कैटेगरी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की बनाई है। लेकिन अब मुद्दा है नॉन स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे, अगर रिएंबर्समेंट है तभी होंगे। खत्म बात, ऐसे याद कर लो। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वाले पर, तो यहां लिख देता हूं भाई, क्या लिख दूं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वाले पर नॉन स्पेसिफाइड के लिए एग्जेम्प्ट है, लेकिन वो टैक्सेबल कब होंगे, इफ रिएंबर्समेंट वर्ड लिखा है, नोट कर लिया। तो ये जो जितने पर्क हैं ये सारे के सारे पर्क नॉन स्पेसिफाइड के लिए भी टैक्सेबल हो जाएंगे अगर क्वेश्चन में रिएंबर्समेंट वर्ड लिखा मिल गया तुम्हें। और अगर रिएंबर्समेंट वर्ड लिखा नहीं मिला तो स्पेसिफाइड वाले स्पेसिफाइड के लिए ही टैक्सेबल है, नॉन स्पेसिफाइड के लिए नहीं। बोलो ना लायको, समझ में आ रही है बात, याद रहेगी बात, ये बहुत खतरनाक बात बता दी तुमने, मजे मजे में सुन ली, बहुत खतरनाक बात है ये।
ये वो छोटी बातें हैं जिसके लिए गाना गाना बजता है, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है ना, ऐसी छोटी छोटी बातें एग्जाम में बड़ी हो जाती है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तुम वहां टैक्सेबल करके आ रहे हो या तुम वहां टैक्सेबल नहीं कर रहे तो वो नॉन स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल निकल रहा है ना। और देखो कितनी आसान बातें हैं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। स्वीपर, गंगूबाई, गार्डनर, माली काका, वॉचमैन, बहादुर अंकल, पर्सनल अटेंडेंट, रामू काका, ये जितने भी ये हमारे वो हैं, ये सारे हमारे प्रचलित नाम है इन लोगों के, है ना। इन सब के पैसे अगर कंपनी दे रही है, तुम्हारे लिए क्या बना फर्क, तो एक्चुअल कॉस्ट पेड बाय द कंपनी, और कंपनी ने तुम्हारी जेब से जितना काट लिया, जो बचेगा वो सिंपल। अगली आती है गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। बोलो भाई समझ में आ रही है बात। अब खुद सोचो, जैसे मैं अपनी गली में बताता हूं, मेरी गली में एक अंकल जी रहते हैं 6-7 घर छोड़ के, उनकी हर दिन दीवार, तुम मेरी गली में आओगे ना कभी रात को, तो तुम्हें वो घर दूर से चमकता हुआ दिखेगा। बहुत सारे घर हैं ऐसे बने हुए हैं, तो गली में घुसते हो तुम्हें लगा भाई वहां शायद शादी है भाई, इतनी लाइटें जल रही हैं। तो वहां हर दिन दिवाली है, पता है क्यों? क्योंकि अंकल जी काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में, और बिजली का बिल है 0। मुझे तो शक होता है उनके वॉशरूम में भी जरूर एसी लग रहा होगा। उनके मोटर पता है कब बंद होते, पानी का, जब लाइट चले जाए, वरना चलाए रखते हैं, या फिर हीटर से बंद करते होंगे कि वो फूक ना जाए, खराब ना हो जाए। तो जिनके यहाँ नॉन दिवाली वाले दिनों में ही दिवाली हो, तो सोचो दिवाली पे क्या हाल होता होगा। लेकिन ताई इतनी एक्स्ट्रा कंजम्पशन से खुश नहीं है। ताई कह रही मजा ले रही हो, पड़ोसी का बिल आ रहा है 8-8, 10-10 हजार का है, तुम्हारा बिल 0, तो टैक्सेबिलिटी तो बनती है ना। अब इसमें 2 बातें हैं, सुनो ध्यान से। पहली बात बहुत आसान, बिजली का बिल आया, कंपनी ने पे कर दिया, सिंपल सी बात। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय द कंपनी इज, बोलो, बोल नहीं रहे, टैक्सेबल, ये लिखी बात। अमाउंट पेड बाय आउटसाइड एजेंसी बाय द कंपनी इज, अब होश में सुनना अगली मजेदार बात जो इंपॉर्टेंट है, बिजली का बिल नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो बिजली का बिल जनरेट करेगा वो कंपनी का मालिक है, मतलब कि वो कंपनी खुद प्रोवाइड कर रही है, समझ गए। जैसे मान लो मुंबई में रिलायंस पावर या टाटा पावर या एनटीपीसी कह दो, होश में सुन रहे हो बात। अब रिलायंस पावर वाले कह रहे हैं अपने एम्प्लॉय के यहां भाई बिजली का बिल भेजना ही क्यों है जब उससे बिल लेना ही नहीं है। अब ताई कह रही है भाई यार बिजली का बिल नहीं आता तो इसका मतलब टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। बताओ कैसे निकालूं टैक्सेबिलिटी, बिजली का बिल नहीं आ रहा, कैसे निकालूं ना। अरे बहुत आसान, पे तो करना ही नहीं है। तुम्हारे घर में बिजली का बिल नहीं आता, सोचो। अरे भाई बिजली का बिल नहीं आता, तुम कटियाबाज हो क्या? कटियाबाज समझते हो कौन होता है? कटियाबाज यूपी की भाषा में कटियाबाज होते हैं जो तार डाल के रहते हैं। रात हुई, तार फंसाया लकड़ी के उसमें और यहाँ 2 फेज में डाल दिया अपना। देखोगे ना कई बार झुग्गी उग्गी वाले तार डाल, वो होते कटियाबाज। कटियाबाज है दीदी, बता नहीं ना। अब कटियाबाज नहीं हो तो मीटर कह रही है मैं कटिया सर मैं तो हॉस्टल का तार डाल तो भाई अगर कटियाबाज नहीं हो तो मीटर लग रहा होगा, और भैया मीटर लग रहा हो तो मीटर घूम भी तो रहा होगा, तो यूनिट तो आ रही है। तो ताई ने बोला यूनिट की जो, अब देखो इसमें एग्जाम में 2 गड़बड़ी होती है। एक यूनिट की कॉस्ट जो पड़ोसी पे कर रहा है, पड़ोसी क्या पे कर रहा है प्रॉफिट लगा के, और एक यूनिट की कॉस्ट जो कंपनी की कॉस्ट है, कंपनी को पड़ती है। समझ गए? यही एरर होता है एग्जाम में, बच्चा यही गलती करता है। कौन सी लेनी है? पड़ोसी कह रहा है भाई पता है तूने फूक दी 1000 यूनिट, 1 यूनिट की कीमत पता है कितनी है? 7 रुपए है। 7000 रुपए का बिजली का बिल के मजे ले ली तूने। समझ में बात? अब यही यूनिट कंपनी से पूछो, भाई जो एनटीपीसी है, रिलायंस पावर है, ये भी तो प्रॉफिट कमाती होंगी, उनकी इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितने की पड़ती है? कम की पड़ती होगी तभी तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो पता लगा रिलायंस पावर ने बोल दिया कि पड़ोसी को तो देते हैं 7 रुपए में, लेकिन हमें पड़ती है वो 4 रुपए की। तो एम्प्लॉय का पर कितना है? 1000 यूनिट
1000 यूनिट इंटू 7 रुपए या फिर 4 रुपए, क्या लिखा है लॉ में? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो 4 लेनी है, 7 मत लेना। ये गलती होती है। बच्चे लगता है जो पड़ोसी पे कर रहा है वो मेरा पर्क है। नहीं नहीं, जो पड़ोसी पे कर रहा है वो बचत तो है, लेकिन जो कंपनी यूनिट बना रही है वो आपका पर्क है। ऐसी भाई पानी और गैस। अच्छा, बात करते हैं पानी की, आखिरी बात करते हैं आज की, बिस्लरी है, ठीक है। अब भाई मेरा एक दोस्त जानकार वो बिस्लरी कंपनी में काम करता है, तो उसके जब भी हम जाते हैं ना कभी कभार, तो बहुत स्टाइल मारता है वो। तो जब वो पानी लेके आता है, घर में कोई पानी लेके आता है ना, तो वो हमारी तरह ग्लास में ऐसे नहीं लाता, समझ गए? हाँ, वो छोटी छोटी बॉटल ला कर रख रखी है। तो वो कहता है पानी भाई पूरी बॉटल लो। मैंने कहा भाई बहुत हीरोबंदी, बहुत शो ऑफ कर रहा तू है कि जब भी आओ सिर्फ क्या मिलेगा? बिस्लरी का पानी मिलेगा, बिल्कुल बॉटल अपने हाथ से खोलना और जितनी पीनी हो उतनी पियो। रीजन पता है क्या है? रीजन क्या है? मालिक नहीं है, फ्री आती है बोतल, है ना। अब बिस्लरी की बोतल एम्प्लॉय के यहां फ्री है। बिस्लरी कंपनी कह रही है 1 महीने में 500 बोतल ले जा। गर्मी पड़ रही है, 500 ले जा यार, तो मेहमान आया तो बोतल बांट दियो, ठीक है। दीदी सुन नहीं रही बात? 500 बोतल घर पे आ गई, फ्री में आ गई, पानी सप्लाई हो गया, पर्क में लपेटे गए। कितना पर्क? कितना? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ बिस्लरी इंटू 500। अब बिस्लरी की बोतल पे लिखा है 5 रुपए एमआरपी, जो वो बोतल लाके देता है वो एमआरपी वाली 5 रुपए होती है। पर मजेदार बात यह है कि 500 बोतल इंटू 5 रुपए नहीं लगते, बिस्लरी कंपनी को बताना पड़ेगा। पता लगा वो बोतल बिस्लरी कंपनी को पड़ रही है मान लो 2 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो इंप्लॉय के लिए कितना टैक्सेबल होगा? 500 इंटू 1000 रुपए पर महीना उसका पर्क बनेगा, अगर 500 बोतल हर महीने लेके आता है तो। समझ में बात? तो गलती से एमआरपी, अब क्वेश्चन में 2 इंफॉर्मेशन दी होंगी, एमआरपी ऑफ द बॉटल 5 रुपए एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द बॉटल 2.5 रुपए या 2 रुपए। बस एक छोटा सा कीड़ा आपकी जिंदगी बदल सकता है। यानी दिमाग में एक छोटा सा शक पैदा हुआ कि 2.5 लूं या 5, पूरा क्वेश्चन गलत। यानी ग्रॉस सैलरी गलत, ग्रॉस सैलरी गलत, नेट सैलरी गलत, नेट सैलरी गलत, एनटीआई टोटल इनकम गलत, टोटल इनकम गलत, तो टैक्स लायबिलिटी भी, ब्रेकअप पार्टी भी गलत। तो टैक्स में बड़ा खतरनाक काम है। एक हेड की गलती मेरी ब्रेकअप पार्टी वो गलत कर देगी, क्योंकि जब तुमने सैलरी गलत निकाली है तो टैक्स भी गलत ही निकलेगा, बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने 2 पर्क पढ़ लिए, कौन से बाबू? पर्क टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अगली क्लास में पढ़ेंगे आगे वाले पर्क।